हेलो एंड वेलकम टू सोफियोलॉजी। तो आज हम बात करेंगे अबाउट सन। हाउ डज सन परफॉर्म इन डिफरेंट हाउसेज ऑफ योर हॉरोस्कोप। अब हाउसेस क्या हैं, ये क्या है, सन कहाँ पे बैठा है, ये सब कैसे लोकेट करें आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में। उसके लिए सबसे पहले ऑफ कोर्स आपको अपनी कुंडली बनानी पड़ेगी, जो आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बना सकते हैं। अब वहाँ पे कुंडली बनाने के बाद आपके सामने एक रेक्टेंगल शेप्ड कुछ आ जाएगा, उसके अंदर ट्राइंगल्स होंगे एंड कुछ स्क्वायर्स होंगे। तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इसमें क्या करना है। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो में यहाँ पे आपको दिखा दूँगा, और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे आपका सन कौन से हाउस में प्लेस्ड है। और उसके बाद जब मैं आगे वीडियो में आगे बढ़ूँगा, मैं टाइम स्टैम्प लगाऊंगा, सन इन दिस हाउस, सन इन दिस हाउस। आपका सन जिस भी हाउस में होगा आप उसे वहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। ओके, सो जब आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपनी कुंडली बनाएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसमें एक ऐसा सा बड़ा सा रेक्टेंगल होगा, उसके अंदर ऐसे प्लैनेट्स लिखे होंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, सन, मरकरी, मून, जुपिटर। 2 प्लैनेट साथ में भी हो सकते हैं, मून, जुपिटर, राहु, केतु भी दिखेंगे, वीनस दिखेगा, सैटर्न दिखेगा। एंड आपको इन डब्बों के अंदर ऐसे कुछ नंबर भी देखने को मिलेंगे, जैसे 12, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आपको देखने को मिलेगा। अब क्या है, आपको एक फंडा समझना है कि जो फर्स्ट हाउस होता है वो ये होता है। ये जो रेक्टेंगल है जहाँ पे मैंने सन बनाया हुआ है, ये जो रेक्टेंगल है ये आपका फर्स्ट हाउस है। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट हाउस। अब ये जो हाउस है ना, इससे आपको एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है। जैसे ये हो गया फर्स्ट हाउस, ये हो गया सेकेंड हाउस, ये हो गया थर्ड हाउस, ये हो गया फोर्थ हाउस, ये हो गया फिफ्थ हाउस, ये हो गया सिक्स्थ हाउस, ये सेवेंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये 10th, ये 11th और ये 12th हाउस। ये आपको अब 12th हाउस देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट हाउस के अंदर 12 नंबर लिखा हुआ है। इस पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना अभी, क्योंकि हम साइंस का टॉपिक नहीं छेड़ रहे हैं, हम अभी सिर्फ और सिर्फ हाउसेस के बारे में सीख रहे हैं। तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ हाउसेस के बारे में ध्यान देना है। जैसे ये फर्स्ट हाउस आ गया, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। अब आपको क्या देखना है, आपकी कुंडली में जहाँ पे भी सन प्लेस्ड होगा ना, आपको उस जगह के बारे में देखना है। जैसे इस कुंडली के अंदर सन फर्स्ट हाउस के अंदर प्लेस्ड है, तो जब मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर सन सारे हाउसेस के अंदर मैं आपको उसके सिग्निफिकेशंस बताऊंगा। अब जैसे इसमें सन फर्स्ट हाउस है, तो अगर आपका भी सन फर्स्ट हाउस है तो आप वीडियो के अंदर सन फर्स्ट हाउस के टाइम स्टैम्प पे देख के अपना सन फर्स्ट हाउस चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर किसी का सन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाए 9th हाउस में, तो मैं जब सन 9th हाउस की बात करूँगा तो आप उसके बारे में भी आगे देख सकते हैं। तो ऐसे आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपका सन कहाँ पे प्लेस्ड है, एंड उसके बाद आप उसके सिग्निफिकेशंस एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आगे चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली सन है क्या? सन बेसिकली हमारी लाइफ फोर्स है। सन हमारी कुंडली में हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पर्पस को रिप्रेजेंट करता है जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। एंड हमारा नेचुरल आत्मा कारक भी बोला गया है सूर्य को जैमिनी सूत्रम में। ये भी बोला गया है कि सन जहाँ पे भी बैठता है उस हाउस या उस साइन की सिग्निफिकेशन से रिलेटेड हमेशा आपको कुछ ना कुछ खुशी ज़रूर मिलती है। उस काम को करने में आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उस काम को करने में आपका मन लगता है जिस भी हाउस में या फिर जहाँ पे भी सन बैठता है। सन एक ऐसा प्लैनेट है, सिर्फ एक लौता ऐसा प्लैनेट है जो दूसरे प्लैनेट्स की शक्तियों को इम्पैक्ट करता है। अगर कोई भी प्लैनेट सन से 5 या 6 अगर दूर चल जाता है तो वो रेट्रोग्रेड हो जाता है। सन एक तरह से एक प्रोटेक्शन की तरह एक्ट करता है बाकी के प्लैनेट्स के लिए, बिकॉज इट इज़ द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स। और क्योंकि वो एक प्रोटेक्शन की तरह एक्ट करता है, जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाता है 5-6 घर दूर जाके, ज़रूर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि वो सन की पकड़ से बाहर है। सन बेसिकली आपको एक लिमिट के अंदर रखता है। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो वो उस लिमिट से बाहर चला जाता है। फिलहाल हम अभी रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की बात नहीं करेंगे, हम अभी सन की बात करेंगे। सन पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को जकड़ के रखता है अपने पास अपनी फोर्स की वजह से, एंड उसी के अराउंड सारे के सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं।
अब सन के पास एक और एबिलिटी है जो किसी और प्लैनेट के पास नहीं है, वो है किसी भी प्लैनेट को कंबस्ट कर देना। कंबस्ट एक इतना अच्छा शब्द नहीं है, इतनी अच्छी ट्रांसलेशन नहीं हुई है हिंदी से इंग्लिश में। हिंदी में वर्ड होता है अस्तांगम हो जाना। पंडित संजय दत्त ने भी इसके बारे में काफ़ी सारे लेक्चर्स दिए हैं, वो भी उसमें आपको कंबशन के बारे में बहुत ही डीप में अगर समझना है तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन कंबशन का या फिर अस्तांगम का, इफ़ आई हैव टू बी प्रिसाइज, मोटा मोटा मतलब ये होता है कि कोई भी प्लैनेट सन के पीछे छुप जाए जब आप पैदा हुए थे। जैसे ये अर्थ है, ये सन है, और ये एक फॉर एग्जांपल कोई प्लैनेट वीनस आ जाता है। तो जब आप पैदा हुए तो वीनस की जो वाइब्रेशंस अर्थ के ऊपर फॉल होनी थी वो सारी की सारी ढक ली गई बाय सन। वीनस सन से छुप गया, उसकी पूरी की पूरी वाइब्रेशंस अर्थ पे नहीं आ पाई जब आप पैदा हुए उस टाइम पे। इसलिए आपको कुछ लोगों की कुंडली में कुछ प्लैनेट्स कंबस्ट देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर लोगों की कुंडली में आपको बुध कंबस्ट देखने को मिलेगा, वीनस, ये ज़्यादातर कंबस्ट होते हैं लोगों की कुंडलियों में। कभी कभी सैटर्न, जुपिटर, मून ये भी कंबस्ट हो सकते हैं। अब ये एक अकेली सूर्य के पास पावर है क्योंकि सूर्य प्लैनेट्स का राजा है। अब राजा को जो भी प्लैनेट अगर अच्छा नहीं लग रहा तो वो उसे उसी टाइम पे अपने कोर्ट से बाहर निकाल सकता है। सूर्य के राज दरबार को हम उसका साइन लियो भी कहते हैं। सूर्य सिर्फ एक ही साइन को रूल करते हैं, वो है लियो आपकी कुंडली में, या फिर आप 5th हाउस भी कह सकते हैं। 5th हाउस को लक्ष्मी स्थान भी बोला गया। 5th हाउस से आप कि लाइफ की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि आपके बच्चे आप 5th हाउस से देखते हैं, आपकी एजुकेशन आप अपने 5th हाउस से देखते हैं, आप अपनी लाइफ में कितनी ज़्यादा फेम को हैंडल कर पाएंगे या आपको मिलेगा वो आप 5th हाउस से देखते हैं। आपके गवर्नमेंट के साथ कैसे रिलेशंस होंगे वो भी आप 5th हाउस से देखेंगे। आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे होंगे वो भी आप 5th हाउस से देखेंगे। तो ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप 5th हाउस से देखते हैं, लेकिन ये मेन चीज़ें हैं जो कि सन भी डिनोट करते हैं। अब सन अगर किसी के भी चार्ट में प्रोमिनेंट पोजीशन में मिल जाता है तो आप ये कह सकते हो कि उस पर्सन के अंदर ईगो होगी, उस पर्सन के अंदर एक वाइटैलिटी होगी, एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि सन सारे प्लैनेट्स का लीडर है। तो उसके अंदर जिसके भी चार्ट में सन प्रोमिनेंट होगा वो लीडरशिप क्वालिटी ज़रूर दिखाएगा। उसके रिलेशंस गवर्नमेंट के साथ भी अच्छे होंगे, ये भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर किसी का सन उसके चार्ट में अच्छा है तो। अब बात किया जाती है कि सन अगर कभी भी नीच डेबिलिटेशन स्थिति में, नीच की स्थिति में पहुंच जाए, लिब्रा में आपको मिल जाए, तो एक चीज़ आपको हमेशा देखने को मिलती है। लोग कहते हैं, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये पोजीशन अच्छी नहीं है सन के लिए। लेकिन अगर सन आपको कहीं भी लिब्रा में बैठ जाए, मिल जाए, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इसको बहुत अच्छा मानती है। इसका एक रीज़न है। ऐसा क्यों है? सन जब भी लिब्रा में होता है तो ये जो आदमी होता है ना, ये जनता का राजा होता है। लोगों के कंसर्न्स को ये बहुत ही इजीली ग्रैब कर लेता है एंड उसका फिर सोल्यूशन ढूंढना इसके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। इसलिए सन इन लिब्रा वाला राजा सन इन एरीज वाले राजा से ज़्यादा ऊपर होता है। ऐसा क्यों? सन इन एरीज में एग्जॉल्ट होता है सन, लेकिन क्या है ना कि एरीज एक सेल्फिश राशि है। एरीज में जो भी प्लैनेट जाता है ना वो सिर्फ अपने हित के बारे में सोचता है, लेकिन लिब्रा में जो भी प्लैनेट जाता है वो दूसरों के हित के बारे में सोचता है। तो इसलिए सन इन लिब्रा कभी भी आपको कोई दिख जाए तो उसके बारे में कभी भी बुरा मत सोचिएगा, बिकॉज ये जो पर्सन होगा ये दूसरों के हित के बारे में पहले सोचेगा, अपने हित को सोचने से पहले। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ये सीरीज़ कि सन इन डिफरेंट हाउसेस कैसा एक्ट करेंगे एंड उनके जितने भी इफेक्ट्स होंगे, जितने भी उनके रिलेशंस बनेंगे, वो कितनी प्रेडिक्शंस होंगी, वो सारी की सारी अब हम आगे देखने वाले हैं। सो लेट्स ट्यून इनटू द सन द किंग। सन इन द फर्स्ट हाउस। तो इस पोजीशन के अंदर सन एक नेचुरली एग्जॉल्टेड प्लैनेट की तरह ही एक्ट करते हैं। सन जब भी फर्स्ट हाउस में होते हैं, बंदे को छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना एंड अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा हाई होती है इनकी। सन जब भी फर्स्ट हाउस में होता है ना, तो जो पर्सन होता है वो एक तरह से एक लाइट लेके आता है। किसी भी जब वो ग्रुप में जाता है या फिर कोई एक्टिविटी करता है, तो जैसे कि सूरज होते हैं वो एक लाइट लेके आते हैं, वैसे ही सूरज यहाँ पे भी जो फर्स्ट हाउस में आ जाता है। तो जो आदमी की पर्सनालिटी होती है वही ऐसी होती है कि वो जहाँ पे भी जाता है वो उस रूम को, दे आर द मोस्ट लाइवली पर्सन इन द रूम। इन लोगों के साथ आप जब भी बात करोगे या फिर जब भी आप करोगे ना, तो आपको एक चीज़ हमेशा देखने को मिलेगी कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा एक सेल्फ रिस्पेक्टेड आदमी है, इसकी सेल्फ एस्टीम काफ़ी ज़्यादा हाई है। और वो इसलिए है क्योंकि सूरज के अंदर ये सबसे बड़ी क्वालिटी भी है या फिर उसका कौन भी है कि वो ईगो में रहते हैं।
अब मैं ईगो ये मैं डायरेक्टली नहीं बोलना चाहता था, लेकिन क्या है ना कि जब भी सन फर्स्ट हाउस में आता है तो बंदा जो है वो उसकी फ्रेजाइल इतनी ज़्यादा होती है ईगो। फ्रेजाइल का मतलब कि इतनी ज़्यादा वो ऐसी होती है कि आप थोड़ा सा उस पर हाथ भी लगा दो तो भी, थोड़ा सा पोक भी करो उसकी ईगो को तो भी वो बहुत ही ज़्यादा भड़कता है आपके ऊपर। अब ये एक अच्छी बात नहीं है, और सन इन द फर्स्ट हाउस वालों को हमेशा यही एडवाइस भी करता हूँ मैं कि आपको ना आपको थोड़ा सा अकोमोडेट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि सन इन द फर्स्ट हाउस हमेशा चाहता है कि मुझे बेस्ट मिले, मुझे दूसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब दूसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ना या फिर दूसरे से फ़र्क पड़ना, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे राशि क्या है, उस पर कौन कौन दृष्टियाँ डाल रहे हैं। तो ये पॉइंट जो है ये आपको उस पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। लेकिन नेचुरली सन इन द फर्स्ट हाउस एक बहुत ही अच्छी पोजिशन है। ये जो लोग होते हैं ना, ये हमेशा अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक ऊंची उपाधि पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं, बहुत ही गुड लुकिंग होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी वैल्यू नहीं पता होता। गुड लुकिंग होंगे, स्मार्ट होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उनका जो पार्टनर होगा वो उनसे उतना ही नीचे डाउनग्रेड होगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी किसी पर्सन के अंदर सेल्फ डाउट होता है ना, तो वो अगर उसे कोई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भी सामने से आ रही हो, वो उसे भी इनकार कर देता है, क्योंकि उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। ये जो एक्शंस होते हैं, ये जो सेल्फ सैबोटाजिंग नेचर होती है, ये होती है सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस की। लेकिन सन इन द फर्स्ट हाउस यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कारक है, क्योंकि पर्सन का के अंदर सेल्फ डाउट बहुत ही कम जगहों पे आता है। एक्सेप्ट अगर ये लिब्रा में हो तो केस अलग हो सकता है, सन अगर डेबिलिटेटेड हो जाए तो केस अलग हो सकता है। लेकिन जब भी सन फर्स्ट हाउस में होगा, इस बंदे का इतनी अच्छी सेल्फ एस्टीम है कि ये किसी भी अपने से नीचे के बंदे को कभी भी अपना पार्टनर बना ही नहीं सकता। इसको हमेशा अपना पार्टनर ऐसा चाहिए कि जो इसके साथ कंधे से कंधा मिला के चले, क्योंकि इनके लिए दूसरों को रिस्पेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, क्योंकि ये अपने आप को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। सन इन द फर्स्ट हाउस फेशियल फीचर्स भी अच्छे देता है, हाइट भी ठीक ठाक होती है इन लोगों की। और सन इन द फर्स्ट हाउस आप ये भी देख सकते हैं कि जो आदमी होगा वो अग्रेसिव भी होगा थोड़ा बहुत। उसकी बॉडी में आपको बर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं, उसके फेस पे आपको एक दो बर्न्स देखने को मिल सकते हैं, ओवरऑल बॉडी पे आपको बर्न्स की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी थोड़ी बहुत। और सन इन द फर्स्ट हाउस का ना ये होता है कि अगर वो दूसरा कोई अच्छी चीज़ कर रहा है ना, तो वो कहता है कि मेरे को भी ये चीज़ करनी है। अगर मेरे को ये चीज़ नहीं मिली तो फिर वो थोड़ा सा ना बौखला जाता है, क्योंकि सन को हमेशा बेस्ट क्वालिटी चीज़ें चाहिए, सन ओरिजिनल है। एक और चीज़ होती है, जो इनके आसपास के लोग हैं वो इनके बारे में ये सोचते हैं कि ये ना बहुत ही ज़्यादा ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करता है, इसे अटेंशन बहुत ज़्यादा पसंद है। बट अंदर ही अंदर हम सबको अटेंशन पसंद है। लेकिन सन इन द फर्स्ट हाउस ये बहुत ही ना ईगरली होता है कि अगर मेरे दोस्त को मैंने मैसेज करा और उसने मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर अगर रिप्लाई नहीं करा, तो ये लोग ऐसे होते हैं कि वो उन्हें ब्लॉक भी कर देते हैं। तो इसलिए सन इन द फर्स्ट हाउस काफ़ी, मतलब मैं ट्रिकी नहीं बोलूँगा, लेकिन अच्छी पोजीशन है। ये आपको एक बहुत ही ऊंचे मुकाम तक लेके जाती है। काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सीईओज आपको मिलेंगे, उनका सन इन द फर्स्ट हाउस। बिल क्लिंटन जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसए के, उनका भी आपको सन इन द फर्स्ट हाउस काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा। इसलिए लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर बहुत अच्छी होती हैं। किसी भी अगर ग्रुप को लीड करना है तो आप सन इन द फर्स्ट हाउस को बोल सकते हैं, ये काम बहुत ही बखूबी निभा सकते हैं। तो ये सन इन द फर्स्ट हाउस मैरिज में प्रॉब्लम्स दे सकता है, क्योंकि ईगो इतनी ज़्यादा है एंड अकोमोडेट करने का इतना ज़्यादा उनके अंदर भाव रहता नहीं है। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं प्रोफेशन के अंदर, अपने काम के अंदर भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। जब भी इनके जो ऐसे काम की बात आएगी जो इन्हें पसंद है करना या फिर जिनसे इन्हें फ़ायदा होने वाला है, उसमें ये कोई भी फिर कसर नहीं छोड़ते। फिर वो काम ये ऐसा करके देखते हैं कि वो एक तरह से दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है कि यार ऐसा काम होना चाहिए। तो इसलिए सन इन द फर्स्ट हाउस इज़ एन एक्सीलेंट पोजिशन फॉर सन एंड इट इज़ द नेचुरल एक्सॉल्टेशन हाउस, so definitely it plays a big role. So that was the analysis. Now let's move on to the second house. सन इन द सेकेंड हाउस। तो इस पोजीशन के अंदर क्या होता है, सन ना आपका नेचुरल आत्मा कारक बोला गया है। इसका मतलब क्या है, सन जहाँ पे भी बैठता है, एक तो उस जगह को वो थोड़ा सा उसके साथ ना वो अपना कंफर्ट बिठा लेता है, उस जगह के साथ ना उसको एक प्रेम होने लग जाता है कि यार हाँ, इस जगह में ना मुझे खुशी मिलती है। आप किसी का भी चार्ट खोल के देखें या अपना ही चार्ट खोल के देख लीजिए, सन जहाँ पे भी बैठा होगा वो चीज़ करने से आपको खुशी मिलती है। सन इन द सेकेंड हाउस होगा, जो पर्सन होगा उसे खाना खाने की बहुत ज़्यादा शौक होगा उसको खाने का,
बहुत ही अच्छी फैमिली से आता होगा, उसका जो कुटुंब होगा ये ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनका ना जिनका सरनेम भी ऐसा होता है। तो आपने वो सुना होगा कि मेरे फादर को जानता है तू, तो ये वाला डायलॉग ना ऐसे से ये लोग यूज़ करना बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे कुटुंब से आते हैं जो कि सूर्य से रिप्रेजेंट होता है, एंड सूर्य इज़ द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स। तो इसलिए ये जिस कुटुंब से आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड होता है, जिस फैमिली से आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड होती है, एंड उसी वजह से इनके अंदर उस चीज़ का ईगो होता है। सन इन द सेकेंड हाउस देगा तो ये कुकिंग भी करते होंगे, खाना भी बनाते होंगे, कुकिंग करना बहुत पसंद होगा। जो इनकी वाक सिद्धि, इसे जब भी सन सेकेंड हाउस में हो तो ऐसा कहा जाता है कि इस पर्सन के अंदर वाक सिद्धि होगी। वाक सिद्धि का मतलब क्या है कि जो भी ये बोलेंगे उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होगी, तो इसलिए ये जो भी मंत्र चैंट करेंगे उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर के साथ बहुत ही पावर होगी, एंड वो जो मंत्र हैं उनसे जो चीज़ वो मैनिफेस्ट कर रहे थे वो मैनिफेस्ट हो भी जाती है। सन इन द सेकेंड हाउस ना पैसे के लिए भी बहुत अच्छा है। पैसा इनके पास एक तरह से ना इनकी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ये अगर इनको पैसा कमाना है तो इनको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोफेशन वही चुने जिसके अंदर ये बात कर सके और इनकी शक्ल दिखे, क्योंकि फेस वैल्यू इतनी ज़्यादा है। जब तक आप अपने प्रोफेशन के अंदर सन को यूटिलाइज नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोफेशन ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सन इज़ द नेचुरल फॉर्म ऑफ फेम, नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ फेम, नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ सक्सेस, नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ रॉयलनेस। तो सन इन द सेकेंड हाउस होता है ना, तो इनकी जो बातें होंगी ना वो ऐसी होंगी, बहुत ही रॉयल प्रकार से बोलेंगे, इनके बात करने का एक तरीका होगा, एंड उस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लोग कैप्टिवेट भी होंगे। जो भी इन्हें सुन रहा होगा उन्हें ऐसा लग रहा होगा जैसे सूर्य जब ऊपर चमकता है ना तो सारे के सारे उसके नीचे जाके बैठना, उस सूरज के नीचे जाना पसंद करते हैं जब सूरज उग रहा होता है, क्योंकि सूरज की रेस के अंदर इतनी ज़्यादा पावर होती है और इतनी ज़्यादा वो हमारी बॉडी के लिए भी हेल्दी होती है। बिल्कुल इसी प्रकार सन जब भी सेकेंड हाउस में होगा तो वो सेकेंड हाउस के थ्रू अपनी रेस देगा। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। सन इन द सेकेंड हाउस है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनकी फैमिली से बने या ना बने, लेकिन एक बात है कि ये अपनी फैमिली के बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि अगर इनकी आंखों में प्रॉब्लम है ना तो फिर क्या होगा, तो इनकी अपनी फैमिली से बनेगी। लेकिन अगर इनकी आंखों में प्रॉब्लम नहीं है तो इनकी फैमिली से इनकी ज़्यादा नहीं बनेगी। 24th ईयर होता है जो लाइफ का, वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, वहाँ पे आपको कोई बड़ा प्रमोशन या फिर कुछ ऐसा देखने को मिलता है उस ईयर में। लेकिन सन जब भी सेकेंड हाउस में होगा ना तो ये हो सकता है इनका कि इनका जो पार्टनर होता है ना वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकता है। इनकी जो फैमिली होगी ये इसके बारे में इतना ज़्यादा सोचते होंगे, और इनका जो पार्टनर होगा ये दोनों में से कुछ भी चूज़ नहीं कर पाते होंगे। इनकी फैमिली कुछ बोलेगी, फैमिली इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन इनके पार्टनर का ऑन द अदर हैंड पॉइंट ऑफ व्यू अगर कुछ और होगा तो दोनों के बीच में ये पिसने वाला कॉम्बिनेशन भी बन जाता है, क्योंकि सेकेंड हाउस अल्टीमेटली शुक्र का घर भी है और शुक्र से सूरज की इतनी बनती है नहीं। तो इस वजह से सन इन द सेकेंड हाउस में ओवरऑल एक काफ़ी अच्छी पोजीशन बोलूँगा। मनी वाइज भी काफ़ी अच्छा देता है, काफ़ी जो पूर्व पुण्य होता है, क्योंकि नेचुरली फिफ्थ हाउस के मालिक हैं। तो अपनी पढ़ाई से पैसा कमाता है आदमी। जब भी किसी लव रिलेशनशिप में जाता है तो भी इन्हें देखने को मिलता है कि इनके पास कैश फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। और जब इनके बच्चे होते हैं तो भी ये देखते हैं कि इनको काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट गेन्स मिल रहे हैं अपने जब इनका बच्चा होता है। और सन इन द सेकेंड हाउस का ये भी है कि क्योंकि सन नेचुरल फिफ्थ लॉर्ड है और वो सेकेंड हाउस में जा रहा है, तो फिफ्थ हाउस आपके पूर्व पुण्य का खाता है, यानी कि आपने पिछले जन्मों में कितना ज़्यादा पुण्य करा है वो सारा का सारा फिफ्थ हाउस में स्टोर है। तो इसलिए एक तरह से फिफ्थ लॉर्ड इन सेकेंड हाउस जाता है, और इसी वजह से जो भी इनको पैसे कमाने में कभी भी ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि इनके एंसेस्टर्स ने जितना भी पूर्व पुण्य कर्म करा है या फिर इन्होंने अपने पुराने जन्मों में जितना भी पुण्य कर्म करा है वो सारा का सारा अब इनके पास पैसे की फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है। तो इसलिए सन इन द सेकेंड हाउस इज एन एक्सीलेंट पोजिशन। नाउ वी विल कम टू सन इन थर्ड हाउस। सन इन द थर्ड हाउस, तो ये पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन है आज के टाइम के हिसाब से, क्योंकि जो थर्ड हाउस है वो आपकी हॉबीज़ को दर्शाता है, आपकी नई नई चीज़ें कितनी जल्दी आप सीख सकते हैं उसको दर्शाता है, आपके कम्युनिकेशन को दर्शाता है, आपकी हॉबीज़ को दर्शाता है, और आपके बर्थ रिचुअल्स को भी दर्शाता है। जब भी थर्ड हाउस के बारे में एक चीज़ है, एंड ये सेम चीज़ एट्थ हाउस के बारे में भी अप्लाई होती है, कि क्लासिक्स में ये लिखा गया है कि ये अच्छा होता है अगर थर्ड एंड एट्थ हाउस में कोई प्लैनेट ना हो,
क्योंकि थर्ड हाउस में जो भी प्लैनेट आता है उससे रिलेटेड आपके बर्थ रिचुअल्स जो भी होते हैं, जब आप पैदा होते हैं तो उस प्लैनेट से रिलेटेड जो रिचुअल्स होते हैं वो पूरे नहीं हुए होते। और जो एट्थ हाउस है उसमें अगर कोई प्लैनेट आ जाए तो जब आपके पिछले जन्म में जब आपकी डेथ हुई थी तो जो आपके डेथ के रिचुअल्स थे वो पूरे नहीं हुए होते। तो इसी वजह से जो भी थर्ड एंड एट्थ हाउस के में जो भी प्लैनेट बैठता है वो एक तरह से स्पेशल एक्ट करता है, बिकॉज थर्ड हाउस इज द हाउस वेयर यू एंटर द रियल्म ऑफ अर्थ, क्योंकि ये एट्थ से एट्थ पड़ता है। एट्थ हाउस से आप अपनी डेथ देखते हैं और थर्ड हाउस से आप देखते हैं कि आप इस दुनिया में जब एंटर हुए तो आप कैसी एनर्जी के साथ आए। अब इसी सारी की सारी हम जब सिग्निफिकेशंस को सन पे अप्लाई करते हैं, जब सन थर्ड हाउस पे आ जाता है तो एक चीज़ आपको इन लोगों में प्रोमिनेंट देखने को मिलती है कि जो इनकी आवाज़ का टेक्सचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। ये सेम एग्जांपल मैं शाहरुख खान जी की कुंडली का भी देना चाहूँगा। उनकी कुंडली में सन थर्ड हाउस में है एंड डेबिलिटेटेड पोजीशन में है। आप उनकी ज़रा आवाज़ देखिए, उनकी आवाज़ में एक अलग सा टेक्सचर है जो कि उनकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाता है। सन जब भी थर्ड हाउस में आता है तो थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी कारक है, तो जब भी आप बोलेंगे तो लोग सुनना पसंद करेंगे। अगर ये सन खराब हुआ तो लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये बंदा बहुत ज़्यादा बातें करता है, तो इसलिए लोग आपको सुनना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका सन अच्छा बैठा है, थर्ड हाउस में बहुत अच्छा बैठा हुआ है, बहुत वेल प्लेस्ड है, तो लोग आपको सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। थर्ड हाउस में जब भी सन होता है ना तो ये जो पर्सन होता है उसको कोई भी नई चीज़ सीखने में आलस्य नहीं आता। अनलाइक सैटर्न इन द थर्ड हाउस, सैटर्न जब भी थर्ड हाउस में होता है तो बंदे को कोई भी नहीं नई चीज सीखने में बहुत ही ज्यादा आलस आता है कि मेरा मन ही नहीं है सीखने का, और मतलब वो स्टार्ट ही नहीं कर पाता, पुरानी चीजों के एक लूप में फंसा रहता है, जो कि एक गलत आदत भी है। क्योंकि जब तक आप अपने नए एक्सपीरियंसेस की तरफ नहीं बढ़ेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा या फिर एक नए स्टेज पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सन इन द थर्ड हाउस इस चीज में बहुत ही अच्छा काम करता है। एक और चीज होती है, जब भी सन थर्ड हाउस में मिलता है तो सन क्योंकि आपके फादर भी हैं या फिर आपके गार्डियन, अगर आपके फादर नहीं है तो जो भी एक फादर फिगर है आपकी लाइफ में, वो एक चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो होते हैं हॉबीज। जो आपके फादर होंगे आपको ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा कि उनके उनके पास ना एक स्पेशल हॉबी होगी जो वो परस्यू करते होंगे, चाहे वो गार्डनिंग हो या फिर कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट हो, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में वो बहुत ज्यादा फैनेटिक होंगे। सन थर्ड हाउस में ये भी दिखाता है कि फादर की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी, जब आप पैदा हुए होंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी पेपर वर्क से रिलेटेड। जैसे जब आप पैदा हुए तो बर्थ सर्टिफिकेट या ऐसा कुछ, जब भी आप पैदा हुए होंगे तो इन चीज़ों में जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब में भी दिक्कत आ सकती है। सन जब भी थर्ड हाउस में होता है तो अगर ये टेंथ हाउस का मालिक बन जाए तो आप देख सकते हैं कि ये जो आदमी होता है ये अपनी जो भी जॉब करता है उसमें ये मेनली पेपर वर्क से रिलेटेड ही काम करता है। सन थर्ड हाउस में ये भी दिखाता है कि कोई ना कोई एक ऐसा स्पोर्ट होता है जो कि पर्सन ने मास्टर करा होता है। स्पोर्ट हो कोई भी एक ऐसी लेजर एक्टिविटी हम जिसे कह देते हैं, जो इनफॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, उनमें से एक एक्टिविटी ऐसी होती है जिसके अंदर ये जो पर्सन होता है जिसका सन थर्ड हाउस होता है उसको ये काफी टाइम तक परस्यू करता है एंड उसमें मास्टरी हासिल करता है। सैटर्न जब भी थर्ड हाउस में होता है तो वो एकदम इसका उल्टा देता है। वो काफी सारी चीजों को परस्यू करते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन आगे तक कर नहीं पाते, उसमें उन्हें आलस आने लगता है। सन जब भी थर्ड हाउस में होगा तो इसका जो भी प्रोफेशन होगा उसके अंदर ये आगे बढ़ने के लिए, जैसे आजकल एआई आ गया है तो जो भी प्रोफेशंस है उन सब में एआई टूल्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। तो जो भी सन थर्ड हाउस वाले होंगे ना वो इन चेंजेस के साथ बहुत ही इजीली अडाप्ट कर पाएंगे। वो जल्दी से जल्दी ये सारे के सारे एआई टूल सीख लेंगे ताकि उनकी जॉब में उनकी जल्दी से जल्दी प्रवृत्ति हो पाए। और सैटर्न थर्ड हाउस वाले इसी चीज में बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं। इसलिए सन थर्ड हाउस के पास एक ही एडवांटेज होता है कि दे आर ऑलवेज वन स्टेप अहेड, क्योंकि कोई भी नई चीज आती है दिस इज द फर्स्ट पर्सन हु विल गो एंड लर्न इट। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है सन थर्ड हाउस की। सन थर्ड हाउस में ये भी दिखाता है जो आपके सिबलिंग्स हैं वो आपके ऊपर काफी ज्यादा, आपको लगेगा कि मेरे जो सिबलिंग्स हैं वो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बॉसी हैं एंड वो ऐसे दिखाते हैं कि मैं बहुत ही अथॉरिटी वाला हूँ। कुछ लोगों को इससे चिढ़ भी मच सकती है अगर सन खराब पोजीशन में, लेकिन सन अगर अच्छी पोजीशन में तो ये भी देखा जाता है कि जो सिबलिंग होता है वो आपको एक फादर की तरह प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि सन प्रोटेक्शन का भी कारक है। सन जब भी थर्ड हाउस में मिलेगा तो आप ये भी देखेंगे
कि जो पर्सन होगा ना, वो जब बोलेगा, उसकी जो स्पीच होगी उससे वो एक तरह से लाइट फैलाएगा, क्योंकि सन प्रकाश का कारक है, तो वो दिखाने की कोशिश करेगा कि देखो मैंने इतनी मेहनत करी है। सन थर्ड हाउस वाले मेहनत भी बहुत करते हैं, और सन जहाँ पे बैठता है वो चीज़ को दिखाता है, जो भी जिस भी हाउस में वो बैठता है उस चीज़ों की सिग्निफिकेशंस को वो दिखाता है। सन थर्ड हाउस वाले मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये मेहनत को दिखाते भी हैं कि देखो मैंने ये करा। शाहरुख खान को भी आप देखेंगे, उनके जितने भी आप इंटरव्यूज खोल के देखें, उन्होंने हमेशा एक चीज़ कही है, हार्ड वर्क। और उन्होंने करा भी है, और उन्हें दिखाने का हक भी है। इसलिए सन जब भी थर्ड हाउस में हो, तो एक चीज़ बहुत होती है कि हार्डवर्क अच्छा खासा करते हैं एंड उससे फिर दिखाते भी हैं, और इसमें कुछ बुरा नहीं है। सन थर्ड हाउस में हो और अगर ये डेबिलिटेशन की पोजीशन में आ जाए, तो इनके खिलाफ ये र्यूमर्स भी, अगर सन आपका डेबिलिटेटेड हो, सन अगर लिब्रा में हो आपके थर्ड हाउस में, तो ये आपके खिलाफ र्यूमर्स भी फैल सकते हैं कि ये किसी और सेक्सुअलिटी के साथ इंडल्ज हुए हैं या ऐसा कुछ। सेम आप शाहरुख खान के साथ भी देखेंगे कि उनके र्यूमर्स फैले थे करण जौहर के साथ, बट दे नेवर केम ट्रू बिकॉज दे आर र्यूमर्स फॉर अ रीजन। दैट्स वाई सन, कोई भी डेबिलिटेटेड प्लैनेट जब भी थर्ड हाउस में जाएगा, तो हमेशा आप ये नोट करके लिख लीजिए कि जो आदमी होगा जिसके ये चार्ट में होगा कोई भी डेबिलिटेड प्लैनेट थर्ड हाउस में, उसके खिलाफ उसकी सेक्सुअलिटी से रिलेटेड र्यूमर्स उड़ेंगे। तो इन माय ओपिनियन दिस इज एन एक्सीलेंट पोजीशन, एंड लेट्स मूव टू सन इन द फोर्थ हाउस। सन इन द फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस क्या है ना, फोर्थ हाउस है आपका कंफर्ट। फोर्थ हाउस वाटर साइन है, फोर्थ हाउस चांद का साइन है। फोर्थ हाउस में आप अपने कंफर्ट देखते हैं, आप अपनी लग्जरी देखते हैं। फोर्थ हाउस से आप अपनी माँ को देखते हैं। फोर्थ हाउस में आप अपने इमोशनल बॉडी को भी देखते हैं। तो सन फोर्थ हाउस के बारे में ना एक बहुत ही फेमस बात है कि सूर्य जिसका भी चौथे घर में होगा ना, ये जो इंसान होगा ये अपने बच्चों के लिए, जब ये मरेगा तो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी छोड़ के जाएगा पीछे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि काल पुरुष कुंडली में सन फिफ्थ हाउस के मालिक बनते हैं और फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ में जाते हैं। तो ये फोर्थ हाउस जो है वो फिफ्थ से 12 पोजीशन अवे हो गए, यानी कि वो उसका लॉस हो गया। एंड फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का हाउस है और फिफ्थ हाउस बच्चों का साइन है, तो नेचुरली फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस की भी सेम ही चीज़ रहती है कि अगर फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में आ जाए तो ये जो पर्सन होगा ये अपने बच्चों के लिए पीछे बहुत कुछ छोड़ के जाता है। और सन अगर फोर्थ हाउस में और अगर ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली बैठा होता है ना, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो पर्सन होगा ना, इसके आंसू बहुत ही जल्दी निकलेंगे, क्योंकि इमोशंस को दिखाना जा रहा है इंसान। सन जहाँ पे भी बैठता है वहाँ उस चीज़ को वो दिखाना चाहता है। तो इसलिए फोर्थ हाउस आपकी इमोशनल बॉडी है, तो आप अपनी इमोशनल बॉडी को बहुत ही ओपनली दिखा रहे हैं सबको। एंड ये इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि सन जब भी फोर्थ हाउस में होता है ना, तो इमोशनल बॉडी बहुत ही इजीली दिखाते हैं। एंड अगर हम देखें तो इमोशनल बॉडी ही हमारी लाइफ का सबसे वल्नरेबल पार्ट होता है। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये अपना वल्नरेबल पार्ट बहुत ही इजीली शेयर कर देते हैं लोगों के साथ, और फिर लोग इनका फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। सन फोर्थ हाउस की ये भी चीज़ है कि इस इंसान से आप जितना चाहे उतना काम करवा सकते हैं मीठी मीठी बातें बोल के, लेकिन अगर आपने इनको इमोशनली थोड़ा सा भी पोक कर दिया ना, तो ये फिर गुस्सा हो जाएंगे और फिर ये आपका कोई भी काम नहीं करेंगे। तो ये एक चीट कोड है सन इन द फोर्थ हाउस वालों से डील करने का, कि अगर किसी का भी आपको सन इन द फोर्थ हाउस दिख जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इससे काम कैसे निकलवाने हैं। इन लोगों में आपको एक और ट्रेट देखने को मिलेगा कि जब भी ये किसी वाटर बॉडी के आसपास होते हैं ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा काम रहते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। सन इन द फोर्थ हाउस वाले अगर कभी भी रेस्टलेस हों, एंग्जाइटी से डील कर रहे हों, तो मैं उन्हें एक ही रेमेडी दूंगा कि अगर आपको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप हफ्ते में कम से कम एक बार तो एक वाटर बॉडी को विजिट करें और वहाँ पे बस 2 घंटे बैठ के बस पानी को स्टेयर करें। इससे क्या है ना, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा है, और आत्मा कहाँ पे बैठ गई है? वाटर साइन में जाके, जो कि नेचुरली चांद का घर है, और चांद वाटर बॉडीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके आसपास कोई भी हो, लेक हो, कोई रिवर बहती हो, कुछ भी हो, बस आप उसके सामने जाके बैठ जाइए एंड उसकी तरफ स्टेयर कीजिए। ये एक बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव रेमेडी है। अगर सन इन द फोर्थ हाउस वाले को बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस लग रही है अपने जीवन में, तो अपनी आत्मा को तृप्त करना जिसे कहते हैं, सन को ठंडक इसी चीज से मिलेगी। क्योंकि सन क्या है, सन को सेटिस्फाई करना है। अब सन कैसे सेटिस्फाई होगा, उसके लिए आपको उसकी पोजीशन देखना बहुत जरूरी है कि किस हाउस में बैठा है, किस राशि में बैठा है। अब सन इन द फोर्थ हाउस ये भी होता है कि इनके जो फादर होते हैं वो भी काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा इजीली अपने इमोशंस को शो कर देते हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि सन जब भी फोर्थ हाउस में होगा,
तो या तो फादर के अंदर बहुत ही ज़्यादा मदरली इमोशंस होंगे, या फिर मदर के अंदर बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलेगी। तो इनमें से एक चीज़ आपको देखने को मिलती है, फादर का जो प्रोफेशन होता है या तो वो प्रॉपर्टी डीलिंग, या फिर वो कार डीलिंग, या फिर वो फूड बिजनेस, इन 3-4 चीज़ों में से एक में लेके जाता है। और एक और चीज़ होती है, सन फोर्थ हाउस वाले जो होते हैं ना, इनके जो फादर होते हैं उनको काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया है कि बार बार ना उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है अपने काम के लिए, इधर उधर जाना पड़ता है। वो टिक के नहीं बैठ सकते अपने घर के अंदर। मैं सिर्फ फादर की बात नहीं कर रहा, सन रिप्रेजेंट्स एवरी वन हु इज़ इन अथॉरिटी। चाहे वो आपके कोई, अगर आपके फादर नहीं है तो आपके गार्डियन ही क्यों ना हो, आपको ये देखने को मिलेगा कि उनकी जो जॉब है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग से रिलेटेड होती है। सन इन द फोर्थ हाउस काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन देता है, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट पोजीशन होती है क्योंकि इसके अंदर आपको एक तो देखना पड़ता है ये कौन सी राशि में है, और ये भी देखना पड़ता है कि चांद की पोजीशन कैसी है, क्योंकि बहुत ही अनस्टेबल क्यों है ये, क्योंकि ये नेचुरली चांद का घर है, और चांद हर 2.25 दिन में बदलता है, या कम होता है या ज़्यादा होता है। इसी वजह से सन यहाँ पे आके बैठ गया, जो कि आपकी आत्मा है। तो आत्मा भी आप इनका, आप देखेंगे इनका ना डेली रूटीन काफ़ी ज़्यादा मूडी होता है। एक बुल होता है ना, जब उसका मन करता है वो वही करता है, इनका भी यही होता है। इनका जैसा मूड होता है ना वैसा ही ये लोग, मतलब हर एक दिन इनका मूड बदलता है। ये अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं, और ये ना, सन की ये पोजीशन है कि वो अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी खो देता है, इसलिए ये बंदा नेविगेट जल्दी नहीं कर पाता है कि मेरे को एक्चुअली करना क्या है। इनके साथ ये बहुत ज़्यादा होता होगा कि ये कुछ अपने, जब भी अपना काम कर रहे होंगे तो काम कुछ करने से पहले बहुत ही इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सन का कनेक्शन आपको ज़रूर ज़रूर कैंसर से देखने को मिलेगा, क्योंकि कैंसर एक हाईली अनस्टेबल राशि है। सिर्फ इसी वजह से इनको एक चीज़ ये करनी चाहिए कि अगर ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल फील कर रहे हैं, एक वाटर बॉडी के नियर बैठना चाहिए। दूसरी चीज़, इनको अपनी इमोशनल बॉडी को इतना ज़्यादा ओपनली शो ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग इनका बहुत ही ईजिली फ़ायदा उठा सकते हैं सिर्फ मीठी मीठी बातें बोल के। और तीसरा, अपने वेल विशर से हमेशा एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले, जो आपका एक वेल विशर है, हमेशा हमेशा याद रखना कि आपका जो एक्चुअल वेल विशर होंगे वो आपके पेरेंट्स होंगे। तो अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, अगर आप इतने फॉर्चुनेट हैं, तो हमेशा कुछ भी करने से पहले उनकी एडवाइस ज़रूर ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि आपका क्या है ना, कि आपके अंदर ये वाली थोड़ी सी ये होगी कि अगर कोई अच्छे से बात करेगा तो आप उसे ना भी नहीं कह पाएंगे। इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप, जो भी आपके अच्छे एडवाइजर्स हैं उनसे पहले एडवाइस लीजिए, फिर कोई बड़ा काम करने की सोचिए। लेकिन अगर यहाँ पे शनि या मंगल का थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ जाता है, तो जो पर्सन है वो अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है। सो लेट्स मूव ऑन टू सन इन द फिफ्थ हाउस। सन इन द फिफ्थ हाउस, तो सन फिफ्थ हाउस में अच्छा काम करते हैं। इस पोजीशन के अंदर ना सन को ऊंचा लाने के लिए, फेम हासिल करने के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन देता है ये। सन फिफ्थ हाउस के अंदर ना एक चीज़ आपको देखने को मिलती है, सन फिफ्थ हाउस वालों के जितनी ज़्यादा ये अपनी एजुकेशन प्राप्त करते हैं उतना ही ज़्यादा इन्हें अपनी लाइफ के अंदर फेम और ग्रोथ देखने को मिलती है। लाइफ के अंदर जो 32nd ईयर होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। सन फिफ्थ हाउस में है, तो फिफ्थ हाउस आपके लव रिलेशनशिप्स का भी होता है। तो इनको ये भी देखने को मिलता है कि जितने भी इनके लव रिलेशनशिप्स होंगे इनकी शादी से पहले, वो या तो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होंगे, या फिर इनका जो पार्टनर होगा वो काफ़ी ज़्यादा बॉसी भी रह सकता है। सन फिफ्थ हाउस के अंदर ये भी दिखाता है कि इनके सेक्सुअल पार्ट्स के अंदर बर्निंग इश्यूज या फिर हीट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अगर किसी फीमेल के चार्ट में ये मिलता है तो दे शुड डेफिनेटली कीप अ चेक ऑन देयर सेक्सुअल ऑर्गन्स, एंड दे शुड डू द चेकअप रेगुलरली, बिकॉज सन अगर फिफ्थ हाउस में मिल जाए किसी भी फीमेल का, या फिर सैटर्न भी अगर फिफ्थ हाउस में मिल जाए, बच्चे करने में मुश्किल आती है। सेम गोज फॉर मेल्स। अगर यहाँ पे जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ जाता है तो ये मुश्किल इतनी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन अगर जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं है देन दिस इज़ अ वेरी वेरी वल्नरेबल एंड वेरी यू कैन से ट्रिकी पोजिशन टू हैव किड्स। अब सन जब भी फिफ्थ हाउस में होता है तो इन लोगों का ये भी होता है कि या तो इनको बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी, और अगर वो नहीं हुई तो फिर जब बच्चे होते हैं तो उनके साथ जो इनका रिलेशनशिप होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिकल होता है, इतना ज़्यादा इनिशियली शुरू के स्टेजेस में अच्छा काम नहीं कर पाता। सन फिफ्थ हाउस में है, इनके आसपास का जो सर्कल होगा वो भी काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन एक चीज़ इन्हें देखने को मिलती है, सन फिफ्थ हाउस वाले ना, अगर इनके सर्कल में लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये ना काफ़ी ज़्यादा बॉसी हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस एक तरह से आपका सोशल गैदरिंग्स का हाउस बन जाता है, और फिफ्थ हाउस में जब सन होता है तो सन अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है।
सन फिफ्थ हाउस में है ना, तो ऐसा आदमी आप देखोगे, फिफ्थ हाउस क्योंकि आपकी एजुकेशन भी है, तो अपनी डिग्रीज को बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट भी करेगा, सबको दिखाएगा कि मैंने ये डिग्रियाँ करी हुई हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं ऐसे लोग, डेफिनेटली, इसमें कोई भी नो डाउट्स, ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, दिमाग काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और इसमें कोई इन्हें डाउट नहीं होता है अपनी काबिलियत को दिखाने में। लोगों को अपने आप को बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं सन इन द फिफ्थ हाउस, क्योंकि अपने घर में बैठा है सन, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली एक्ट करता है। और एक और चीज़ होती है, सन इन द फिफ्थ हाउस है ना, तो फिफ्थ हाउस आपका पूर्व पुण्य भी है, तो आपके एंसेस्टर्स ने जितना भी आपके लिए काम करा है वो सारा का सारा आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है इस लाइफ के अंदर। तो इसमें अपने जितने भी पूर्वज हैं एंड जितने भी आपके एल्डर्स हैं जो कि आपके कुटुंब में रह चुके हैं, उनके लिए केयर करना एंड उनके सारे के सारे रिचुअल्स निभाना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप जिस पोजीशन में, वो सारा का सारा आपके पूर्व पुण्य कर्म और आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ही आ रहा है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको अपने बच्चे में, अपने फ्यूचर जनरेशन्स में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि सन जब भी फिफ्थ हाउस में होगा, फिफ्थ हाउस आपका आप कह सकते हैं आपकी एजुकेशन तो है ही है, और आपका काफ़ी ज़्यादा आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी आप देखने को मिलेंगे कि आप जब भी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एंटर करेंगे तो वहाँ पे जो डेकोरम होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा। एंड सन इन द फिफ्थ हाउस वालों का ना ऐसा होता है कि इतना अच्छा स्केड्यूल बन नहीं पाता। सैटर्न जब भी फिफ्थ हाउस में होगा ना, तो पर्सन शुरू शुरू में काफ़ी ज़्यादा लेजी होगा, उसका स्केड्यूल अच्छे से बन नहीं पाएगा। लेकिन सन अगर फिफ्थ हाउस में है तो वो क्योंकि अपने घर में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो उसको लगता है कि मेरे को इतना स्केड्यूल बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो इनका जो स्केड्यूल होता है, स्लीप स्केड्यूल हो और जो सुबह उठने का स्केड्यूल है, वो काफ़ी ज़्यादा उलट पुलट रहता है। सो दिस इज़ द बेसिक एनालिसिस ऑफ सन इन द फिफ्थ हाउस। अगेन प्रेडिक्शंस चेंज हो सकती हैं अगर कोई भी प्लैनेट इसे देखता हो, इसके साथ कंजंक्ट हो, इससे सिमिलर डिग्रीज पे बैठा हो, अगर ये आत्मा कारक, अमात्य कारक, गनाति कारक कुछ भी हो, डेबिलिटेटेड हो, एग्जॉल्टेड हो, तो प्रेडिक्शंस में चेंज आता है। बट दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सन इन द फिफ्थ हाउस। सो लेट्स मूव ऑन टू सन इन द सिक्स्थ हाउस। So let's talk about sun in the sixth house now. सन सिक्स्थ हाउस में काफ़ी अच्छी पोजीशन है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस को रोग ऋण और शत्रुओं से जोड़ा गया है। सन जब भी सिक्स्थ हाउस में होता है ना, एक बहुत ही मैंने कॉमन पैटर्न देखा है इन लोगों का कि इनको ना दवाई खाना पसंद नहीं होता। इनसे आप इनको डॉक्टर एक दवाई देता है और फिर ना ये दवाई जब थोड़ा सा ये हील होने लगते हैं ना, तभी ये दवाई छोड़ देते हैं कि अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, क्योंकि इन्हें इतना ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं खुद ही ठीक हो जाऊँगा। लेकिन ये एक्चुअली इनकी अच्छी बात नहीं है, इन्हें सारे के सारे मेडिकल प्रोसीजर ज़रूर फॉलो करने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, सन इन द सिक्स्थ हाउस इज़ अ वेरी एक्सीलेंट पोजीशन, क्योंकि शत्रुहंता योग अच्छा बनाता है। व्हाट इज शत्रुहंता योग? शत्रु इज योर एनिमीज, हंता इज द एंड, सो द एंड ऑफ एनिमीज। सो इस योग में क्या है ना, सिक्स्थ हाउस में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि सिक्स्थ हाउस में दो लोग हैं, दो प्लैनेट्स हैं जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। एक है राहु और दूसरा है सूर्य। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, मैं मानता हूँ, लेकिन दोनों ही सिक्स्थ हाउस में एक्सीलेंट काम करते हैं। राहु को काफ़ी टेक्स्ट्स में यहाँ पे एग्जॉल्टेड भी माना गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, राहु जब भी सिक्स्थ हाउस में होगा ना, तो आदमी बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग में सोचेगा और उसके बाद हमला करेगा। लेकिन सन जब भी सिक्स्थ हाउस में होगा ना, ये फेस टू फेस होता है। जैसे आपने जैसे वो मूवी देखी होगी पद्मावती, उसके अंदर एक सीन आता है जिसमें जो मेवाड़ के राजा होते हैं एंड जो अलाउद्दीन खिलजी होते हैं, रणवीर सिंह एंड शाहिद कपूर, दोनों फेस टू फेस आके बैठते हैं शाहिद कपूर के महल में। सो दैट पर्टिकुलर सीन इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सन इन द सिक्स्थ हाउस। इनका जो भी एनिमी बनता है ना, इन्हें चांस मिलता है कि उसके साथ फेस टू फेस आके बात करें एंड तब प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करें। या तो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी या फिर दे विल एंड द सिचुएशन, इनमें से दो ही होता है। ऑफिस पॉलिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहते हैं, बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, क्योंकि सिक्स्थ हाउस ना प्रॉब्लम्स का हाउस है। आपकी तीन हाउसेज हैं जो आपकी लाइफ में डेली बढ़ते हैं, एक है थर्ड हाउस, एक है सिक्स्थ हाउस, एक है एट्थ हाउस। ये तीनों के तीनों हाउसेज ना आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली बढ़ते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस में आपकी हॉबीज़ हैं और आपकी कम्युनिकेशन है, वो रोज़ आपकी अच्छी होती है। सिक्स्थ हाउस आपका रूटीन है
और सिक्स हाउस सन वालों का ये भी होता है कि इनका रूटीन बनाने में इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सन अगर सिक्स हाउस में है तो अगर ये अफ्लिक्टेड नहीं है, बहुत ही प्रोमिनेंटली बैठा हुआ है, तो सन सिक्स हाउस वालों का रूटीन भी अच्छा खासा होता है, क्योंकि सिक्स हाउस क्या है ना, सिक्स हाउस बांधने का घर है, सिक्स हाउस आपकी जॉब का घर है। जो आप रोज़ सुबह उठ के जॉब के लिए जाते हैं, जो रेगुलरिटी आप फॉलो करते हैं, वो सन इन द सिक्स हाउस देता है। काफ़ी रेगुलर होते हैं, काफ़ी पंक्चुअल भी होते हैं। और एट्थ हाउस भी रोज़ बढ़ता है। ऐसा क्यों है? एट्थ हाउस आपकी डेथ है, और दिन बर दिन हम अपनी डेथ की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए एट्थ हाउस दिन बर दिन आपका बढ़ता है। सन जब भी सिक्स हाउस में होगा ना, तो इनका ना एक बहुत ही ये होता है कि कोडर्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि कोडिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह भी होती है। इनका ये ना एक टैग रहता है, बाय हुक और बाय क्रुक। अगर आप इन्हें कोई भी काम कह दो, तो ना ये उस काम को पूरा करने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। बहुत सारे ऐसे चार्ट्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे इलीगल स्मगलर्स के जितने भी चार्ट्स होते हैं, उनके अंदर आप ये देखेंगे कि सन इन द सिक्स्थ हाउस आपको मिलेगा। इनका एक हमेशा ये शिकायत रहती है कि ये ना टॉप की पोजीशन पे कभी आ नहीं पाते। दिस इज़ द पोजीशन फॉर द बॉसेज राइट हैंड, लेकिन इनको उस राइट हैंड से जब ये लाइट में आने के लिए इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब भी सन सिक्स्थ हाउस में होगा, तो इसमें ये भी देखा जाता है कि जो पर्सन होता है उसकी एबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर कोई भी इन्हें डिजीज़ होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हाईली लाइकली होता है कि जो पर्सन होता है उसको यहाँ से उस डिजीज़ से मुक्त होने के लिए ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो उसे जीत जाते हैं। बहुत ज़्यादा कैंसर वॉरियर्स मैंने देखे हैं, उनके चार्ट्स में भी आपको सन इन द सिक्स्थ हाउस मिलता है, बिकॉज द एबिलिटी टू फाइट द डिजीज़ is inherently present in the sun itself, because it is the king of all planets. सन जब भी सिक्स्थ हाउस में होगा ना, तो आप इनका ये भी एटीट्यूड देख सकते हैं कि सन सिक्स्थ हाउस वाले ना, इनको बाहर जाने की फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और सन इन द सिक्स्थ हाउस वाले के अपने बॉस के साथ रिलेशंस भी कुछ ज़्यादा अच्छे होते नहीं हैं, क्योंकि सिक्स्थ हाउस रोग ऋण शत्रुओं का है, एंड सन आपके बॉसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अपने फादर के साथ इतने अच्छे रिलेशन और अपने बॉसेस के साथ इन्हें इतने ज़्यादा अच्छे रिलेशन देखने को नहीं मिलते हैं। Now let's move on to Sun in the seventh house, and Sun in the sixth house is a very, very good position in my opinion. सन इन द सेवेंथ हाउस। अब इनकी जो शादियां होती है ना, मैं हमेशा कहता हूँ जब भी सन इन द सेवेंथ हाउस हो, ये ना बॉलीवुड मैरिजेज होती हैं। आपने अगर वो मूवी देखी हो दिल धड़कने दो, तो उसके अंदर जो मेहरा फैमिली होती है, उनके जो अनिल कपूर जो वो कपल होता है, उसको दिखाया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट कपल है। लेकिन अंदर ही अंदर उनके काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, और वो सिर्फ एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज दे हैड ह्यूज ईगोज एंड अदर मैरिटल इशूज एज वेल। बिल्कुल ऐसी सन जब भी सेवेंथ हाउस में होता है ना, तो इनकी जो मैरिजेज होती हैं वो बिल्कुल ऐसी सी होती हैं कि बाहर जो भी लोग देख रहे हैं सोसाइटी के लिए वो एकदम परफेक्ट मैरिज होगी, लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें पता है कि वो मैरिज इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। सन जब भी सेवेंथ हाउस में होता है, तो जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोजीशन है, क्योंकि वो करंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रिलेट करती है। लेकिन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, एंड उसमें ऋषि मुनियों ने कहा है कि सन सेवेंथ हाउस में अच्छा काम नहीं करता, और इसका बहुत बड़ा रीज़न भी है। इसके दो बड़े रीज़न है। एक तो ये कि सन यहाँ पे नेचुरली डेबिलिटेटेड, यानी कि नीच की पोजीशन में नेचुरली आ जाता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस एरीज में सन उच्च का होता है, और उससे एकदम उल्टा पड़ता है सन सेवेंथ हाउस, तो वहाँ पे वो नेचुरली नीच का माना जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि वो शुक्र की राशि में है, और सन और शुक्र की वैसे ही इतनी ज़्यादा नहीं बनती। अब क्योंकि ये शुक्र की राशि है, तो आप देखोगे शुक्र के जितने भी गुण होंगे वो सन जो है उन्हें जला रहा होगा। सन जब भी सेवेंथ हाउस में होता है ना, इनको जनता का राजा बोला गया है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, कि जो भी लोग होंगे, जितनी भी प्रजा होगी ना, उनके सामने ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही उनसे रिलेट करके उनके सल्यूशंस के बारे में काम करेंगे, दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे ये लोग। सेवेंथ हाउस का सन है ना अगर, तो आप देखें सन फर्स्ट हाउस में होता है, तो जो प्रकाश है सूर्य का वो अपने अंदर है, वो अपने ऊपर है। लेकिन सन जब भी सेवेंथ हाउस में है, तो जो प्रकाश है वो दुनिया को दिखाया जा रहा है। सन फर्स्ट हाउस वाला आप देख सकते हो, शाय हो सकता है, इंट्रोवर्टेड हो सकता है, लेकिन उसे पता है कि मैं अंदर क्या हूँ, और वो अपने साथ रह सकता है। लेकिन सन जब भी सेवेंथ हाउस में होगा ना, वो अपने साथ नहीं रह पाएगा। उसको दिखाने के लिए, अपना प्रकाश दिखाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सन का चमकना बहुत बहुत जरूरी है। सन
अगर आपको 7th हाउस में मिला हुआ है तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ एक इनके साथ होती है कि इन्हें ना रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है फैमिली के अंदर। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि इनको ना रिस्पेक्ट मिल नहीं पा रही है। और सन क्योंकि ईगो का कारक है, तो जो पार्टनरशिप्स होती हैं इनकी, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो चाहे वो मैरिज हो, दोनों के अंदर ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि सूर्य किसी के भी ऑर्डर से काम करने वाला नहीं है। सूर्य अकोमोडेशन का प्लैनेट नहीं है। सूर्य अपना हुक्म चलाने वाला प्लैनेट है। तो इसलिए फर्स्ट हाउस में वो इसलिए अच्छा काम करता है क्योंकि उसको किसी के साथ नहीं रहना। इसलिए आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी देखोगे 2 7 11 को मैरिज का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। और इनके जो एकदम उल्टे हैं वो है 1 1 6 एंड 10, जो कि एकदम उल्टे पड़ते हैं। वन जो है वो अपने लिए सोचने के लिए है, एंड जो 2 और 7 है वो दूसरों के लिए है। इसलिए शादी में आपको दूसरों के लिए सोचना पड़ता है। और सन जब भी 7th हाउस में होता है तो ये लोग दूसरों के बारे में इतना ज्यादा सोच नहीं पाते हैं, इतना अकोमोडेट कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इनका जो अपना सन होता है ना, सन बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल ईगो वाला प्लैनेट है। उसको अगर किसी के साथ अकोमोडेट करना पड़ गया ना तो वो वहां से चला जाता है। तो इसलिए सन 7th हाउस में आप ये भी देखोगे, ये कंप्लेंट करते हुए आपको दिखेगा कि मेरे पार्टनर बहुत ज्यादा बॉसी है, मेरा मेरा जो पार्टनर है वो मेरी ज्यादा सुनता नहीं है। इवन दो इनके अपने अंदर ही एक ऐसा सा गुण है कि ये किसी के साथ अकोमोडेट नहीं कर पाते, तो वो अगर इन्हें छोटी सी चीज भी कह देगा तो भी इन्हें ऐसा लगेगा यार मेरे ऊपर तो ये हुक्म चलाता है, बहुत ज्यादा बॉसी है मेरा पार्टनर। तो इसलिए ये चीज आपको देखने को मिलती है। सन 7th हाउस वाला ना बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी अगर ना जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि ये लोग अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं। सन अगर अगर सन 7th हाउस वाला अपना बिजनेस अकेले करे तो ये काफी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अगर ये किसी के साथ पार्टनरशिप में करें तो वो नहीं चलेगा। अनटिल एंड अनलेस उसका अगर सैटर्न 7th हाउस में उच्च का हो तो ये केस अलग हो जाता है। लेकिन सन 7th हाउस में वैसे पार्टनरशिप्स अच्छी नहीं चला पाता, और इसी के ऊपर इनका ज्यादातर टाइम चला भी जाता है, क्योंकि 7th हाउस वीनस का भी है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इन्हें फीमेल्स के साथ इनकी इतनी नहीं बनती है। बिजनेस पार्टनरशिप अगर करनी है तो किसी मेल के साथ करें। मैं ये फीमेल्स मेल्स दोनों के लिए कह रहा हूँ। अगर कोई भी आपको बिजनेस पार्टनरशिप करनी है तो आप मेल से करें, वो ज्यादा अच्छा होगा इंस्टेड ऑफ फीमेल्स, क्योंकि 7th हाउस फीमेल्स को भी दर्शाता है, क्योंकि वो वीनस की राशि है। ये फेम का कॉम्बिनेशन भी अच्छा खासा बनता है, क्योंकि सूर्य अपना प्रकाश बाहर की तरफ दे रहा है, लेकिन इन्हें इनसिक्योरिटी ड्राइव करती है। इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होते हैं, और इन्हें वही चीज ड्राइव करती है कि मैं दूसरे को करके दिखाऊं, मैं दूसरे को दिखाऊं कि ये देख मैंने ये कर लिया, क्योंकि अपने अंदर इतना विश्वास नहीं, अपने अंदर वो इनसिक्योरिटी है। ये सेम चीज आप नरेंद्र मोदी और शाहरुख खान के चार्ट में भी देखेंगे। शाहरुख खान के चार्ट में 3rd हाउस में सन डेबिलिटेटेड आपको मिलेगा, जेमिनाई में मिलेगा। तो बाहर चीजें दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं, अपने आप को दिखा के। और नरेंद्र मोदी के चार्ट में आपको सन 7th हाउस में मिलेगा, वर्गो में मिलेगा। वर्गो में क्या 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 दिखा रहे हैं वो, कि मैंने क्या क्या सॉल्व करा, क्या प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करी, कैसे मैंने हर चीज को हटाया, केतु के साथ संबंध बना रहा है। तो फकीरों के लिए, धर्म के लिए मैंने क्या क्या करा। 6th हाउस बुध की राशि है, बुध उच्च का बैठा हुआ है। तो छोटी बच्चियों के लिए मैंने क्या करा, बच्चों के लिए मैंने क्या करा, एजुकेशन के लिए मैंने ये क्या क्या करा, ये सब आपको वो बात करते हुए दिखेंगे। क्योंकि सन का डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन बनता है उन चीजों से, और सन जिसके साथ भी रिलेशन बनाता है ना, उसको वो दुनिया के आगे लेके जाता है। तो लेट्स मूव ऑन टू सन इन द 8th हाउस नाउ। सन इन द 8th हाउस, तो ये पोजीशन सन के लिए एक अच्छी पोजीशन नहीं मानी गई है, क्योंकि 8th हाउस में ना रोशनी नहीं है। 8th हाउस अंधेरा है। 8th हाउस सीक्रेट्स का है। और जब वहाँ पे सन आ जाता है ना, तो आप इन लोगों को देखिए, ये कहाँ पे प्रकाश फैला रहे हैं, ये वहाँ पे प्रकाश फैला रहे हैं जहाँ पे प्रकाश फैलाना नहीं चाहिए। तो इसलिए ना इन लोगों के ना एक फ्रेज़ जो हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं, वो इन लोगों के लिए बिल्कुल सही बैठता है, कि इनके ना पेट में बात नहीं पचती। अगर आप सन इन द 8th हाउस वाले को अपना सीक्रेट बता दें ना, तो आप ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सन इन द 8th हाउस वाले को अपना कोई सीक्रेट बताएंगे, वो ज़रूर आगे किसी ना किसी को जाके बताएगा। क्योंकि क्या हो रहा है, उसकी गलती नहीं है इसमें। सूर्य जब भी 8th हाउस में होगा तो वो प्रकाश फैला रहा है उधर, उसे वहाँ पे लाइट देनी है। तो किस चीज़ की तरफ वो लाइट दे रहा है, वो सीक्रेट्स की तरफ लाइट दे रहा है। सन जब भी 8th हाउस में होगा, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन, जो फादर होते हैं ना, उनकी लाइफ में ना एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा रहता है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ एक बहुत ही बड़ा मोड़ लेती है। हमेशा आप देखेंगे ये हमेशा सन इन द 8th हाउस वालों में चीज़ रहती है। सन जब भी 8th हाउस होता है, क्योंकि 8th हाउस इन लॉज का भी होता है, तो इनके इन लॉज ना आपको काफ़ी ज़्यादा
गुस्से वाले देखने, ईगोइस्टिक देखने को मिलेंगे कि हमने ये दिया है अपने जो स्पाउस होगा इनके बच्चों का, उनको हमने बहुत सारी चीज़ें दी, शादी में हमने इतना ज़्यादा खर्चा करा, और काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक आपको इनके देखने को मिलेंगे। और इनका उनके साथ रिलेशन भी इतना अच्छा नहीं देखा जाता। सन जब भी 8th हाउस में होगा तो इनके इन लॉज के साथ इनका रिलेशन इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता। हाँ, अगर सन 8th हाउस में है और ये 11th हाउस से कहीं ना कहीं कनेक्शन बना ले, तो ये डाउरी के लिए एक बहुत ही बड़ा एक वो होता है, योग बनाता है कि इन्हें बहुत ही बड़ा डाउरी का अमाउंट मिलता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये मैंने देखा है अभी तक, जितना भी 11th हाउस जब भी 8th हाउस से कनेक्शन बना ले, और अगर वो सन जैसा प्लानट हो जो कि वैसे ही फेम और रॉयल्टी का प्लानट है, तो इनको शादी के बाद काफ़ी अच्छे गेन्स मिलते हैं थ्रू देयर इन लॉज। अब सन जब भी 8th हाउस में ना, तो आप इसे ऐसा समझने की कोशिश कीजिए कि आपने एक बहुत बड़ा लाइट का बल्ब लिया और ना उसके ऊपर आपने ना कुछ ऐसा लगा दिया जिससे वो छुप जाए। जैसे आपने एक बहुत ही बड़ी बीम ली लाइट की, एंड उसके ऊपर आपने एक कपड़ा निकाल दिया, लेकिन फिर भी आपको वो जो टॉर्च की लाइट है वो आपको फिर भी दिखेगी वहाँ पे, और जो भी उसे दूर से देखेगा वो कहेगा कुछ ना कुछ तो चमक रहा है, लेकिन पता नहीं लग रहा क्या चमक रहा है। तो बिल्कुल वही काम करता है सन इन द 8th हाउस, क्योंकि 8th हाउस सीक्रेट्स का हाउस है, छुपाने का घर है। और आप यहाँ पे क्या छुपा रहे हैं? आप सूर्य को छुपा रहे हैं। ये लोग आपको काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्टेड मिलेंगे, क्योंकि सन आपकी आत्मा है। तो आत्मा क्या कर रही है ना, आत्मा अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही है। ये लोग अपने फादर के बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि 8th हाउस सीक्रेट्स का हाउस है, ज़्यादा इन्हें पसंद नहीं होगा अपने फादर के बारे में बात करना। अगर सन का यहाँ पे कनेक्शन वीनस से बन जाए, या फिर वीनस राहु से बन जाए, तो आप देख सकते हैं कि इनके जो फादर की लाइफ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड इन सब में भी जा सकती है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव होगी। ऐसा हो सकता है कि उसके बारे में किसी को भी ना पता हो, लेकिन अगर आपका सन इन द 8th हाउस दिख रहा है एंड अगर वो वीनस और राहु से कनेक्शन बन रहा है, तो आप ये प्रेडिक्शन लोगों को दे सकते हैं कि क्या फादर की लाइफ में ऐसा कुछ रहा था या नहीं रहा था। सन जब भी 8th हाउस में होगा, तो इन लोगों का, क्योंकि सन आपका नेचुरल आत्मा कारक भी है, तो ये ना अकल्ट में एंड मेडिटेशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, मैनिफेस्टेशन, ये जितनी भी अकल्ट साइंसेज है, मेटाफिजिकल साइंसेज है ना, उसकी तरफ इंटरेस्ट खींच के लाएगा। क्यों? क्योंकि सन आपका नेचुरल आत्मा कारक है। और 8th हाउस जो है वो आपके, आप कह सकते हो कि आपकी अकल्ट साइंसेस का भी होता है, क्योंकि वहाँ पे केतु लॉर्ड है, वहाँ का को लॉर्ड है। इसलिए इन लोगों को ना कभी हमेशा यहाँ पे इंटरेस्ट आई जाता है, चाहे वो टैरो हो, चाहे वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, किसी भी टाइप की मेटाफिजिकल साइंस है, वहाँ पे इंटरेस्ट आ जाता है। इन लोगों को आप देखोगे कि थ्रिलर वाली मूवीज़ देखना, या फिर कोई ना कोई चीज़ सॉल्व करने वाली मूवीज़ या फिर बुक्स पढ़ना, ये काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा 8th हाउस आप देखेंगे मिस्ट्रीज़ का है, एंड मिस्टीरियस, जो भी मिस्ट्री से जो डील करती हैं, जितने भी बुक्स होती हैं, जितने भी मूवीज़ होती हैं, वो सारा का सारा जॉनर जो है, वो इन्हें देखना और उसे कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जितने भी शोज़ देखेंगे ये लोग, आप देखेंगे क्वींस गैम्बिट या फिर ऐसे जितने भी शोज़ होते हैं, वो सब इन्हें देखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आप ये भी देख सकते हो, सन इन द 8th हाउस वाले रिसर्चर्स बहुत अच्छे होते हैं डीप के अंदर बात करना, कि क्योंकि केतु का घर है, केतु मूल, उसका केतु का नक्षत्र है मूला नक्षत्र है। तो मूल नक्षत्र क्या है? रिसर्चर्स का नक्षत्र है। किसी भी चीज़ के रूट तक चले जाना, वो है मूल नक्षत्र। और सन जब भी 8th हाउस में होता है, ये क्वालिटी ज़रूर होती है कि कोई भी चीज़ है ना, उसे ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे, उसके एकदम अंदर तक जाके उस चीज़ को समझेंगे, और उसके बाद जब ये पढ़ाएंगे तो ऐसा पढ़ाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे कि इसको इतना डीप कैसे पता है ये सब्जेक्ट। सन 8th हाउस में एक और चीज़ दिखाता है कि आपकी जितनी भी एस्ट्रोलॉजी है एंड ये सारी की सारी जो साइंसेज है ना, इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना, इसके अंदर नई नई चीज़ें ढूंढना, और उसके बाद उन चीज़ों को देते नहीं हैं ये लोग। जितनी भी नॉलेज ये अपने अंदर गेन करेंगे, जितना भी ये देंगे ना, उसका ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश ये बाहर दे ही नहीं पाएंगे। इनके अंदर वो एबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि सन 2nd हाउस में बोलता बहुत ज़्यादा, सन इन द 8th हाउस बोलता बिल्कुल भी नहीं है। तो सन 8th हाउस में होगा, ये ना अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा बहुत अच्छे से। आप एक और चीज़ देखेंगे, क्योंकि सूर्य के आसपास ही सारे के सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, और 8th हाउस सन की काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेड पोजीशन भी है। तो इसलिए सन जब भी 8th हाउस में, तो प्लैनेट्स इसकी जो आसपास रिवॉल्व करते हैं, ये उतनी ज़्यादा शक्ति नहीं दे पाता है चार्ट को, क्योंकि सन 8th हाउस के अंदर, ऐसा मैंने आपको बताया ना, जैसे दबाया हुआ है एक लाइट को, बिल्कुल वैसे ही है।
जो चार्ट के अंदर हम लाइट देखते हैं, सन को देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दबी हुई होती है, एंड उसी की वजह से चार्ट की जो ओवरऑल क्वालिटी है वो भी ख़राब होने दिख जाती है। अनटिल एंड अनलेस इसको जुपिटर का साथ ना मिल जाए, मार्स का साथ ना मिल जाए, तब तक ये सन इतनी अच्छी पोजीशन में काम नहीं कर पाता। दिस वॉज माई एनालिसिस ऑफ सन इन द 8th हाउस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सन इन द 9th हाउस। सन इन द 9th हाउस। तो अब ये चीज़ नोटिस करेंगे कि जब भी सन 9th हाउस में होगा ना, ये जो इंसान होगा ये नॉलेज का काफ़ी ज़्यादा भूखा होगा, क्योंकि 9th हाउस आपकी नॉलेज है ना। तो जो फादर होंगे ना, और 9th हाउस गुरु का है, तो जो फादर होंगे वो आप देखेंगे कि उनके ना आपकी लाइफ में आपके गुरु जैसे ही उनका काम होगा। आपके सबसे बड़े जो एडवाइज़र होंगे, जो सबसे बड़े वेल विशर होंगे, वो आपके फादर ही होंगे। ग्रैंड फादर के साथ भी इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा बॉन्ड रहता है। और सन जब भी 9th हाउस में होता है तो ये भी देखे जाते हैं कि जो फादर हैं उनका रिलेशन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ भी काफ़ी हाई प्रोफाइल लोगों के साथ भी होता है, जिनका आप फ़ायदा उठाते हैं। सन जब भी 9th हाउस में होगा तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली आपको देखने को मिलती है। जो पर्सन होगा वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस भी होगा। अगर ये सन इतनी मेलेफिक पोजीशन में अगर नहीं बैठा है, अगर काफ़ी प्रोमिनेंट पोजीशन में, अच्छी पोजीशन में चार्ट में बैठा है, तो आप देख सकते हैं कि जो पर्सन होगा वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस होगा, उसके रिलीजियस बिलीव्स काफ़ी ज़्यादा अटल होंगे। और ये भी आप देख सकते हैं सन 9th हाउस वाले ना एडजस्टिंग में इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि 9th हाउस में जब भी बेनिफिक प्लैनेट्स बैठते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबली एक्ट करते हैं। लेकिन 9th हाउस में जब भी कोई मेलिफिक प्लैनेट बैठता है, जैसे कि सन, राहु, केतु, सैटर्न, मार्स, ये जब भी कोई प्लैनेट बैठते हैं ना, तो जो इंसान होता है वो इतना ज़्यादा अकोमोडेटिंग होता नहीं है। सन 9th हाउस का ये होता है कि इनके जो अपने बिलीव्स हैं, फॉर एग्जांपल ये वीगन है और ये अपना खाना खा रहे हैं और इनके सामने कोई आ जाए और वो नॉनवेज खाने लग जाए, तो ये लोग अपनी जगह बदल लेंगे, लेकिन ये उनके साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि इनके अपने जो बिलीव्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा अटल होंगे कि देखो जो मैं कर रहा हूँ, मेरे को अपने काम में कोई भी बाधा नहीं चाहिए। सन जब भी 9th हाउस में होगा तो 9th हाउस जो है ना वो आपकी आप ये भी कह सकते हैं कि 9th हाउस ना नेपोटिज्म का हाउस है। तो आपके फादर के थ्रू आपकी पहचान काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी, क्योंकि क्योंकि नेपोटिज्म का है ना, जिसका भी 9th हाउस प्रोमिनेंट होता है चार्ट में, आप देख सकते हैं जितने भी जो स्टार किड्स होते हैं उन सबका 9th हाउस काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फादर का रोल या फिर मदर का रोल लाइफ में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो अभी अपनी पहचान बना पा रहे हैं। और यही रोल सन इन द 9th हाउस भी देता है कि अपनी पहचान अपने फादर या मदर से हमेशा लिंक्ड रहती है, क्योंकि फादर और मदर ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम करा है। सन जब भी 9th हाउस में होगा, अच्छी पोजीशन है, काफ़ी अच्छी पोजीशन है, नॉलेज काफ़ी ज़्यादा गेन कर पाते हैं अपने फादर के थ्रू। और ये भी आप देख सकते हैं क्योंकि जो 9th हाउस है वो 7 से 3rd पड़ता है, तो जो आपका स्पाउस होगा वो अपने फादर के साथ काफ़ी ज़्यादा बात करेगा शादी के बाद। ये एक बहुत ही क्रिस्प प्रोडिक्शन है, क्योंकि अपने फादर से नहीं, अपने भाई बहनों से काफ़ी ज़्यादा बात करेगा। जो आपको स्पाउस होगा ना, वो अपने भाई बहन को लेके काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक भी होगा, क्योंकि 7 से 3rd 9th पड़ता है और वहाँ पे आके सन बैठ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि अपने जो भी भाई बहन है उनसे काफ़ी ज़्यादा वो प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। अपनी शादी में भी अपने स्पाउस के साथ अगर इनके भाई बहनों की कोई लड़ाई हो जाए तो उसमें भी अपने भाइयों की साइड लेना, या फिर अगर फादर की अपने स्पाउस से नहीं बनती तो अपने फादर की साइड लेना, जो कि एक मैरिज के लिए इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि एक मैरिज के अंदर आपको जो आपका स्पाउस होगा वो इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेड फील करेगा, क्योंकि जो आपके पेरेंट्स हैं और आपके स्पाउस हैं, आपने अपने स्पाउस को चूज़ करा है उनसे शादी करने के लिए, एंड जब आप उनसे उठ के अपने पेरेंट्स को हमेशा जब भी चूज़ करते हैं तो आपका स्पाउस काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी फील करता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी इतनी भी वैल्यू नहीं है कि मेरा जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको इतनी वैल्यू दी जाए कि मेरी सुनी जाए। वो ऐसा सोचते हैं कि जो मेरा लाइफ पार्टनर है अगर वही मेरी नहीं सुन रहा, तो इसलिए ये मैरिज के लिए इतना अच्छा कॉम्बिनेशन दोबारा से नहीं बनाता है। सन 9th हाउस के अंदर होगा ना, तो आप देखेंगे मेन मेन चीज़ यही रहती है कि काफ़ी ज़्यादा नॉलेज के एक तो भूखे होंगे और लॉन्ग ट्रैवल बहुत ज़्यादा करने को मिलता है। ऐसा जो पर्सन होगा ना, उसको बहुत ही ज़्यादा अलग शहर में पढ़ना, अलग कंट्री में जाके पढ़ना, इस चीज़ का शौक बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि नेचुरल आत्मा कारक है। और 9th हाउस आपके हायर एजुकेशन का घर भी है, तो हायर एजुकेशन के लिए किसी और शहर में जाके पढ़ना, किसी और कंट्री में जाके पढ़ना, उसका भी ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सन इन द 10th हाउस, जहाँ पे वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में आते हैं, दिग्बल में आते हैं।
सो मूविंग ऑन टू सन इन द 10th हाउस। अब 10th हाउस में ना आप देखें शनि की एनर्जी है, मंगल की एनर्जी है। अब अगर आप कोई भी क्लासिक उठा के पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर सबके रोल्स लिखे हुए हैं कि सूर्य राजा है, मून जो है वो क्वीन है, मरकरी प्रिंस है, मार्स जो है वो कमांडर है, राहु केतु सेना है और शनि सर्वेंट है। ये आपको रोल्स देखने को मिलते हैं प्लैनेट्स के। अब ये जो सेक्टर है 10th हाउस जो सेक्टर है ना वो है मंगल और शनि का। मंगल यहाँ पे उच के होते हैं, शनि का ये अपना घर है। तो अगर आपने बाहुबली देखी हो, बाहुबली में ना एक सीन आता है कि जब बाहुबली छोटे होते हैं तो वो इतने ज़्यादा भोले होते हैं कि वो जो सेना होता है ना, जो सेना होती है वो जब खाना खा रही होती है तो उसके पास जाते हैं खाना खाने। अब जब वो खाना खाने जाते हैं तो सारी की सारी सेना उनके साथ खाना बैठ के नहीं खा पाती। वो सारे कहते हैं कि आप तो हमसे इतने ऊंचे तबके के हैं, आप हमारे साथ क्यों खाना खा रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं भी आप ही के जैसा हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ बैठ के ही खाना खाऊंगा। और फिर वो जब उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं तो भी वो जो सेना है वो उस फैक्ट को तब भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती कि मैं कि ये कैसे, कि राजा हमारे साथ बैठ के कैसे खाना खा रहा है। बिल्कुल वही पोजीशन होती है सन इन द 10th हाउस की। ये लोग ना जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं, कभी भी अपना रूप चेंज नहीं कर पाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि सन को दिखना है। और जो सैटर्न है, सैटर्न का ये घर है, तो यहाँ पे ना झूठ बोलने की टेंडेंसी ज़्यादा है, अपना भेष बदलने की, बहरूपिया बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सन क्योंकि इतना ज़्यादा ब्राइट है अपने आप के अंदर, इतना ज़्यादा चमकता है, तो सन को आप छुपा नहीं सकते हो, चाहे वो सैटर्न की राशि में ही क्यों ना हो। अब ये जब भी अपनी जॉब, अब क्योंकि 10th हाउस आपका स्टेटस है, आपकी जॉब है, आपका प्रोफेशन है, इन लोगों को अच्छा खासा स्टेटस और प्रोफेशन और जॉब मिलता है। अब वो कौन सी और वो कैसे मिलता है, किसके थ्रू मिलता है, वो उस घर में कौन सी राशि है उस पर डिपेंड करता है। अगर सन यहाँ पे लियो का बैठा हुआ है तो एजुकेशन के थ्रू मिलेगा, जब एजुकेशन जितनी ज़्यादा प्राप्त करेगा उतनी ज़्यादा इन्हें स्टेटस मिलेगा। अगर यहाँ पे लिब्रा साइन है, नीच का सूर्य बैठा है 10th हाउस में, तो जब इनकी मैरिज होगी उसके बाद इन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिलेगा। सन अगर टॉरस का बैठा है तो फैमिली इनके बहुत ज़्यादा गुणगान गाएगी, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सोचेंगे, फैमिली के थ्रू इन्हें रिस्पेक्ट मिलना, या फिर फैमिली इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना, स्टेटस देना, ये सब आप देखोगे। और मतलब कोई भी आप देखें, सन अगर कैंसर में है तो मदर के थ्रू, या फिर अपनी प्रॉपर्टी के थ्रू, अपने गाड़ियों के थ्रू, इन सब के थ्रू आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सन क्योंकि 10th हाउस में है ना, तो ये इन लोगों का ईगो अच्छा खासा होता है। सन 10th हाउस में है ना, तो सन 10th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में, इसका मतलब क्या है कि सन को पता है उसने क्या करना है और वो उसके थ्रू नेविगेट कर जाता है। 6 प्रकार की स्ट्रेंथ्स बताई गई हैं जिसे हम षडबल कहते हैं, उनमें से डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में सूर्य को बताया गया। सूर्य 10th हाउस में ना ऐसे बोलते हैं, ये लोग काम नहीं करता, कारनामा कारनामे करते हैं। इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को अगर छोटी से छोटी चीज़ भी करेंगे ना तो भी ये लाइमलाइट में आ जाएंगे। क्लास में आपने कुछ बच्चे देखे होंगे जो बैक एंड पे जाके कितने भी बड़े बड़े काम कर ले लेकिन उनका नाम नहीं आ पाता। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो चाहे एक पेंसिल भी गिरा दे तो भी टीचर उन्हीं को ही डांटती है। ये पोजीशन वो वाली है कि आप अपने काम के अंदर आप, क्योंकि सोसाइटी है, 10th हाउस आपकी सोसाइटी है, और आप सोसाइटी के अंदर दिख रहे हैं, आपकी लाइट उधर जा रही है क्योंकि सन आपका उधर है, तो सन आपको उधर धकेल रहे हैं कि आपको दिखना है सोसाइटी के अंदर, ये आपका सोसाइटी के अंदर रोल है। इसलिए ये वही बच्चे होते हैं जो कोई ऐसा काम नहीं करते, लेकिन अगर छोटा सा भी काम हो गया तो लाइमलाइट में ऐसे आते हैं कि इन्होंने पता नहीं कितना ही बड़ा काम कर दिया हो। सन इन द 10th हाउस सबको ऐसी पोजीशन देता है। अब इस सन का ख्याल करना बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि सन 10th हाउस ना ईगो बहुत ज़्यादा देता है, और मैनेजमेंट के अंदर जो सेक्टर होता है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं क्योंकि इन्हें लोगों को मैनेज करना आता है। बिकॉज दे हैव द फ्लेवर ऑफ बोथ द सेक्टर्स, क्योंकि शनि के घर में है, मंगल यहाँ पे उच के होते हैं, और यहाँ पे बैठ गया है सूर्य, तो सूर्य शनि के घर में, राजा सर्वेंट के घर में है। इसका मतलब क्या है, उसे पता है कि सर्वेंट कैसा है, नीचे से ऊपर, जीरो से हीरो वाला कॉम्बिनेशन बनाता है सन इन द 10th हाउस। कि सैटर्न जैसे घर में, सैटर्न का जो घर है, जो इतनी नीचे तबके के लोगों का जो घर है, उसके अंदर सन बैठा है, तब भी उसकी डायरेक्शन इतनी ज़्यादा प्रबल है कि वो अपनी डायरेक्शन खुद निकाल के ऊपर तक जा पा रहा है, मैनेजमेंट तक आ पा रहा है। तो वैसा पोजीशन देता है सन इन द 10th हाउस। काम के अंदर काफ़ी फोकस मिलेंगे, लोगों को मैनेज बहुत ही इजीली कर पाएंगे, लोगों को रीड काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि खुद जो है ना, खुद भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी होती है कि मैं बोलूँ कुछ और हो कुछ और, मतलब कि मैं अपने आप को दिखाऊं कुछ और लोगों को लगे मैं कुछ और हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग दिख जाते हैं। जैसे वो राजा प्रजा के अंदर दिख जाता है, स्पॉट अप कर सकते हैं कि ये राजा है और बाकी सभी प्रजा है, बिल्कुल इनका वही सीन होता है। जो भी काम करेंगे वर्क प्लेस के अंदर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर आप छोटे से छोटा भी अच्छा काम करोगे वो भी मैग्नीफाई होकर बाहर आएगा, क्योंकि सूर्य प्रकाश का कारक है। सूर्य को आप अगर किसी डब्बे में बंद कर दोगे ना तो वो उस डब्बे के अंदर होल से उसकी लाइट बाहर आएगी। बिल्कुल ऐसे ही करता है सन इन द 10th हाउस, क्योंकि
डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, अपना अच्छा खासा बल लेके बैठा है सन। और अगर सन यहाँ पे उचका हो जाए तो ईगो बहुत ज़्यादा देता है। तो इसलिए ये ओवरऑल काफ़ी अच्छी पोजीशन है अपनी लाइफ में। ये सेल्फ मेड लोग भी होते हैं कि मैंने जितना करा है अपने बलबूते पे करा है, और उसी के हिसाब से ये ऊपर जाते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सन इन द 11th हाउस। सन इन द 11th हाउस। सो सन 11th हाउस के अंदर काफ़ी अच्छा काम करता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक होता है। इसके मैं प्रोज डिस्कस करने से पहले एक मैं आपको इसका कॉन बता देता हूँ, और जो कि इसकी रेमेडी भी है जो आपको करनी चाहिए अगर आपके ये वीडियो भी सुन रहे हैं तो। सन अगर 11th हाउस के अंदर है, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कभी भी नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम मत करें। अगर आप नॉन वेज फूड कंज्यूम करेंगे तो आपको आगे अपनी प्रोजिनी में, अपने बच्चों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। जिन भी बच्चों को ऑटिज़म होता है, जिन भी बच्चों को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उनके अगर आप फादर या मदर का चार्ट देखेंगे, उनमें से दोनों में से एक का आपको सन इन द 11th हाउस देखने को मिलेगा। और जब आप उनसे पूछेंगे कि क्या आप नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन, वो नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करते हैं। ये केसेस एक्चुअली रिकॉर्डेड हैं, और ये केसेस आपको ज़्यादातर जगहों पे देखने को मिलते भी हैं। यहाँ तो या तो बच्चा होता नहीं है, और जब बच्चा होता है तो बच्चे के अंदर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, सन इन द 11th हाउस इज एन एक्सीलेंट पोजिशन, क्योंकि सन 11वां घर ना आपके डिज़ायर्स का है। और शास्त्रों में कहा गया है कि 11th हाउस में कोई ना ही हो ग्रह तो अच्छा होता है, क्योंकि शास्त्रों में 2 7 11 को मारक बोला गया है। और क्योंकि शास्त्र ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, इसलिए उनके हिसाब से तो डिज़ायर्स एक मारक ही है। क्योंकि वो आपके हायर पर्पस ऑफ लाइफ से आपको डिटैच कर रहा है। तो इसलिए सन जब भी 11th हाउस में होगा ना, तो इस बंदे की डिज़ायर्स बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी होंगी। जैसे मतलब ये लोग ना ऐसे बोलेंगे कि जैसे अगर जैसे इन्होंने अनंत अंबानी की अगर शादी देखी, तो ये बोलेंगे कि मैं इससे भी बड़ी शादी करूँगा, कुछ ना कुछ ऐसा कि मतलब इतनी हायर लेवल की डिज़ायर्स होंगी। जो इनकी दोस्ती का भी इनका अलग फंडा होता है कि बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहते हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन अब अगर आगे से ही बंदा अगर अच्छा ना निकले तो इनका तो कोई फॉल्ट नहीं है। माफ़ भी बहुत इजीली नहीं करते, क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा होती है। तो रिलेटिव्स पहले हेल्प करने की बहुत कोशिश करेंगे, पहले संबंध बनाने की बहुत अच्छी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो सामने वाला इनको बैक स्टैब कर देता है, तो फिर ये माफ़ भी नहीं करते, ये इतनी इजीली फॉरगिव भी नहीं कर पाते, इजीली क्या फॉरगिव कर ही नहीं पाते। सन 11th हाउस में जब भी होगा ना, तो ये लोग किसी के नीचे जॉब नहीं कर पाते। सन 10th हाउस वाला तब भी सोच लेगा कि मैं जॉब करूं या ना करूं। सन 11th हाउस वाला बिल्कुल कहेगा कि मेरे को जॉब करनी नहीं है, मेरे को अपना ही काम करना है। और 11th हाउस ना मतलब मैजिक का घर है, क्योंकि राहु का घर भी बन जाता है। तो यहाँ पे सन की डिज़ायर्स इसलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि राहु उनकी तरफ उनको मैग्नीफाई कर रहा है, उसके अंदर स्मोक डाल रहा है, स्मोक का एलिमेंट डाल रहा है। सन 11th हाउस में इन्हें काफ़ी अच्छा स्टेटस देखने को मिलता है सोसाइटी की तरफ से भी। सन 11th हाउस के अंदर आप ये भी देखेंगे कि इनके जो कनेक्शंस होंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिशियन से कनेक्शंस इनके देखने को मिलेंगे, इनके गवर्नमेंट के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन देखने को मिलेंगे। एक चीज़ हमेशा आप याद रखिए इस पोजीशन के अंदर एक और, क्योंकि सन 11th हाउस में सन गवर्नमेंट का कारक है, और 11th हाउस आपकी डेली अर्निंग्स है, आपकी सैलरी भी है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़, या फिर कोई भी आप टैक्स चोरी या फिर एम्बेजलमेंट के अंदर ऐसा कुछ काम करते हैं, तो इसका कार्मिक डेट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और फिर वो आगे लाइफ में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी देखने को मिलती है आपको उससे। लेकिन सर 11th हाउस में ये एक्सीलेंट पोजीशन है, इसमें बस ये एक दो बातें याद रखने के लिए हैं, लेकिन ओवरऑल दिस इज़ एन एक्सीलेंट पोजीशन सन 11th हाउस में। क्योंकि 11th हाउस काम त्रिकोण में आता है, 3 7 11 में आता है, और 11th हाउस इज़ द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ डिज़ायर। इसलिए आपको सन 11th हाउस में ना बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत करने वाला दिखेगा। और अगर यहाँ पे राहु अच्छा बैठ जाए तो फेम के लिए मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर राहु से कॉम्बिनेशन, अगर राहु अच्छा बैठ गया और बुध भी अगर अच्छा बैठ गया, तो मतलब आप समझ जाइए इसको फेम ज़रूर मिलेगी। अब वो फेम किसके थ्रू मिलेगी उसके लिए हमें साइन देखना ज़रूरी है, लेकिन ओवरऑल दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट do not steal from the government and do not consume non-vegetarian food. Now let's move on to sun in the 12th house. सन इन द 12th हाउस। अब 12th हाउस और सन का रिलेशन ना काफ़ी ज़्यादा अटपटा सा है, क्योंकि 12th हाउस एकदम ही अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जो सन रिप्रेजेंट करता है। सन क्या रिप्रेजेंट करता है? सन रिप्रेजेंट करता है प्रजा का राजा, सन रिप्रेजेंट करता है रॉयल्टी, सन रिप्रेजेंट करता है आपकी रोशनी, सन रिप्रेजेंट करता है
कि आपको फेम कितनी मिलेगी। फेम का भी कारक सन ही है। सन रिप्रेजेंट करता है आपकी वाइटैलिटी, सन रिप्रेजेंट करता है कि आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है। अब सन जब भी 12th हाउस में बैठता है ना, तो 12th हाउस आइसोलेशन का है, 12th हाउस है आपके हायर पर्पस ऑफ लाइफ का है। जैमिनी सूत्रम में ये बात लिखी गई है कि सूर्य अगर आत्मा कारक हो जाए, क्योंकि सूर्य को नेचुरल आत्मा कारक बोला गया है और मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बना भी रहा हूँ। सूर्य अगर आत्मा कारक हो जाए और अगर 12th हाउस या फिर पाइसेस में बैठ जाए, तो ऐसा बोला गया है कि ये जो व्यक्ति का है ना, ये व्यक्ति अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही आगे बढ़ता है, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ के ये एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है स्पिरिचुअलिटी के, कि ये इसका लास्ट बर्थ भी कहा गया है। अगर आपका सूर्य आत्मा कारक बन जाए और पाइसिस में या फिर 12th हाउस में बैठ जाए, तो आप ये रूल्स उधर भी अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, सूर्य 12th हाउस में इनका ना काफ़ी ज़्यादा रूटीन जो है काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ होता है, कभी भी रूटीन के अंदर काम नहीं कर पाते हैं। और अगर ये 10th हाउस से थोड़ा सा संबंध बना ले, शनि से संबंध बना ले, तो इनका जो काम काज होता है, इनका बिजनेस होता है, वो फॉरेन से रिलेटेड होता है। फॉरेन से रिलेटेड ये काम करते हैं, फॉरेन से रिलेटेड इनकी अर्निंग्स आती हैं। फादर का भी आप देखोगे, फादर का कुछ ना कुछ फॉरेन करेंसी या ऐसा कुछ फॉरेन से कोई ना कोई कनेक्शन देखने को मिलता है, प्रोमिनेंट होता है। सूर्य 12th हाउस में ज़्यादातर लोगों के चार्ट्स में अगर ये सूर्य अच्छा ना हो, क्योंकि सूर्य 12th हाउस में कंफर्टेबल फील नहीं करता, क्योंकि शुक्र यहाँ पे उच्च के होते हैं और ये बृहस्पति का घर है। और सूर्य 12 और ये उच्च अभिलाषी भी है। सूर्य जब भी 12th हाउस में है तो एरीज में ये जाने वाला है। अगर ये सूर्य बहुत ही हाई डिग्रीज का है, जैसे 25 डिग्रीज का से ऊपर का हो गया, 20 डिग्री से ऊपर का हो गया, तो आप तो ये समझिए कि ये उच्च अभिलाषी है, कि इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है किस चीज़ की, ईगो के लिए। तो ये इन लोगों का ना ये होता है कि ईगो काफ़ी बड़ी भी हो जाती है कभी कभी, और वो इनके लिए बुरा भी है, क्योंकि सन 12th हाउस में कुछ इनका रूटीन अच्छा नहीं है, इनका इतने ज़्यादा कुछ आप कह सकते हैं डेली लाइफ इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, क्योंकि सूर्य 12th हाउस में ना हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। ये लोग सॉलिट्यूड में रहते हैं, सॉलिट्यूड में रहना इन्हें पसंद होता है, आइसोलेशन में रहना इन्हें पसंद होता है, लेकिन वो कब सॉलिट्यूड, लोनलीनेस एंड डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी उसमें कब बदल जाता है इन्हें पता नहीं लगता। इसलिए सूर्य 12th हाउस काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहता है कि क्या मेरे को एक रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और एक और चीज़ है, जब ये रिलेशनशिप्स में भी इतने कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, क्योंकि इन्हें ना ये केतु 7th हाउस वाला केस हो जाता है कि इन्हें अपना मी टाइम हमेशा हमेशा चाहिए, हमेशा एक सॉलिट्यूड चाहिए अपने रिलेशनशिप के अंदर। लेकिन क्योंकि सूर्य जब 12th हाउस में है तो बंदे को चाहिए, और बंदा एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा। सूर्य 12th हाउस में एक्सप्रेशन का कारक है सूर्य, और क्योंकि वो लाइट है आपकी, तो सूर्य जब भी 12th हाउस में है तो लाइट वो दे रहा है, और लाइट जो है वो 12th हाउस के थ्रू दे रहा है। 12th हाउस आपकी स्पिरिचुअलिटी है, आपका मी टाइम है, आपकी आइसोलेशन है। तो जब इन्हें अच्छे थॉट्स आएंगे, वो इन्हें तभी आ पाएंगे जब ये आइसोलेशन के होंगे, आइसोलेशन के अंदर होंगे। और जब इन्हें वो थॉट्स नहीं आएंगे ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड भी हो जाएंगे कि मैं अपने काम पे फोकस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि रिलेशनशिप के अंदर आपको अपना वो मी टाइम नहीं मिल रहा, आपको अपनी आइसोलेशन नहीं मिल रही, इसलिए मैरिज लाइफ भी इनकी इतनी अच्छी नहीं जा पाती है। सूर्य जब भी 12th हाउस में होगा, स्पिरिचुअलिटी के अंदर आदमी काफ़ी ज़्यादा ऊपर होगा, इसके जो अपने व्यूज़ होंगे स्पिरिचुअलिटी को लेके वो काफ़ी अच्छे होंगे। एक बात में हमेशा ये चीज़ होती है कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत ही थिन लाइन है जो कि आपको समझनी चाहिए, क्योंकि रिलीजन है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना, और स्पिरिचुअलिटी है कि भगवान कैसे, भगवान को असली में समझना, दैट वॉट इज़ गॉड, वो समझना स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर झांकना स्पिरिचुअलिटी है। तो ये चीज़ें सूर्य 12th हाउस बहुत ही इजीली कर पाता है। अब सूर्य फॉरेन लैंड्स में जाने का इतना अच्छा कारक नहीं है, लेकिन सूर्य क्योंकि नेचुरल आत्मा कारक है, 12th हाउस में बैठा, ये कभी ना कभी आपको फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी दिलवाएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि सूर्य 12th हाउस के अंदर ना, ये जब भी फॉरेन लैंड में जाएंगे तो इनका बिजनेस बूम भी करेगा, क्योंकि सूर्य फेम का कारक है, तो इन्हें तभी मिलेगी फेम जब ये फॉरेन लैंड्स के अंदर जा पाएंगे। So this was my main analysis on Sun or Surya in all the houses. I hope you loved the video. I hope you enjoyed the content, and this was my attempt to to analyze Sun on a higher level. और सूर्य को समझने के लिए आपको बहुत ही डीप जाना पड़ेगा। अब मैंने आपको सिर्फ हाउसेस के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस करा है, इसके बाद हम साइन में जाते हैं, नक्षत्रों में जाते हैं, नक्षत्र पद में जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि सूर्य की कभी दशा आएगी भी या नहीं आएगी। तो बहुत ही ज़्यादा इफ्स एंड बट्स होते हैं, सूर्य को कौन देख रहा है, सूर्य किसको देख रहा है, ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिखाया है कि एस्ट्रोलॉजी का, कि सूर्य एक्चुअली में काम कैसे करता है। एंड
और सूर्य का एक पॉइंट और ज़्यादा है कि सूर्य प्रकाश है, फेम है, लेकिन उस फेम के पीछे इतना ज़्यादा भूखे ना हो जाइए कि आप सेट ऑफ रूल्स को फॉलो ना करें। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, शनि रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जस्टिस के कारक हैं, लेकिन उस जस्टिस को, उन रूल्स को बनाने वाला सन है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि सूर्य अगर आपका प्रोमिनेंट पोजीशन में है तो आपको उनसे बेनिफिट्स तभी मिलेंगे जब आप उस हाउस में एक पर्टिकुलर सेट्स, एक पर्टिकुलर रूल्स से आप उस हाउस को फॉलो करें। फॉर एग्जांपल सूर्य अगर सेकंड हाउस में, बहुत ही सिंपल प्रिडिक्शन है कि जो पर्सन है उसे अपनी फूड हैबिट्स को कंट्रोल करके रखना चाहिए, अपने फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहिए, और अपने जो पैसा है उसे ऐसे ही वेस्ट नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि सूर्य दिखाता है कि मेरे पास ये है, तो वो अपनी चीज़ें, अपना पैसा दिखाएगा, शो ऑफ करेगा, चीज़ें स्पेंड करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको उसे एक रूल्स के अंदर, एक दायरे के अंदर रखना ज़रूरी है। और अगर आप उस दायरे को तोड़ते हैं तो आपका सूर्य उसी मोमेंट से ख़राब होना शुरू हो जाता है। सो इफ़ यू लव दिस वीडियो, drop a like and do subscribe if you love the content. This is Sophiology from Nishad Sharma, and comment your Surya position as well. Thank you.